तो साइंस के पेपर का मोए मोए करने के लिए फिर से आ गए हैं आप सभी के अपने प्रशांत भैया लाइव। और आज हम साइंस को स्वाहा करने वाले हैं। वैसे तो हम साइंस को ऑलरेडी स्वाहा कर चुके हैं आप सभी के साथ मिलकर, जिसके अंदर की हम ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को टाटा बाय बाय गुड बाय कर चुके हैं। बट आज बारी है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लगाने की, कुछ ऐसे सवाल जो कि एग्जाम के अंदर दिखने की चांसेस हैं बहुत ज्यादा। और ये जो सवाल हैं ये आपके एग्जाम में अगर दिखे तो आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए कि यार ये तो प्रशांत भैया की क्लास में देखा था, और आप एक बार के अंदर उस सवाल को बना के आ जाओ। ठीक है, तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल सारे इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लंबा सेशन आज नहीं लूंगा, 2 घंटे के अंदर पूरे के पूरे जितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो कराने की पूरी कोशिश रहेगी। थोड़ा बहुत अगर समय एक्स्ट्रा लग गया तो मैं नहीं कह सकता, बट पूरी कोशिश रहेगी 2 घंटे के अंदर सब कुछ समाप्त करेंगे। सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ इस क्या सेशन को शेयर कर दो, और अगर आवाज आ रही है तो एक बार अपना जोश मीटर कमेंट कर दो। चलो भाई, आवाज आ रही है, सब कुछ बढ़िया है, तो एक बार अपना जोश मीटर कमेंट कर दीजिए। ऑलरेडी 54,000 स्टूडेंट्स आ गए हैं, बढ़िया बढ़िया भाई, आए भाई और आए। जोश मीटर, क्या बात है, क्या ये जोश मीटर एग्जाम से एक रात पहले क्या मस्त जोश मीटर है तुम्हारा। मुझे पता है अंदर अंदर तुम डर रहे हो, मुझे पता है तुम्हें लग रहा है भैया कल क्या होगा, कल क्या नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। बस आज मैं तुमसे इतना बोल रहा हूं, कल की चिंता छोड़ते हैं और आज अपना बेस्ट लगाते हैं, रात को अच्छी नींद लेते हैं और अगले दिन सुबह फिर से 5 बजे यहां पर मिलते हैं। 1-1.5 घंटे के अंदर फिर से साइंस रिवाइज करते हैं पूरी की पूरी और एग्जाम में मचा के आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। मुझे पता है तुम्हें टेंशन हो रही है, मुझे पता है तुम्हें लग रहा है भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इतनी टेंशन मत लो। इतना कोई टफ पेपर नहीं आएगा, पेपर विल भी आसान, बहुत ज्यादा सिंपल आएगा। बस तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। एक टिप बता रहा हूं आज, और टिप आपके और मेरे बीच की बड़ी ही इंपॉर्टेंट टिप है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। देखो टिप ये है मेरे दोस्त, एग्जाम में अगर कल एक सवाल गलती से मुश्किल दिख जाए, आपको लग रहा है कि यार ये तो टफ है, तो पैनिक नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि यार अब क्या होगा, यार ये सवाल तो मुझे आता ही नहीं यार, ये सब नहीं सोचना है। खुद से ये बोलना है ठीक है एक सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभार होता है एग्जाम प्रेशर की वजह से आप क्या हो जाते हो, 1-2 सवाल के अंदर पैनिक हो गए और वो सवाल आपका गलत हो जाएगा, और जिससे कि आपके आगे का पेपर भी खराब होगा। उससे बढ़िया है कोई भी सवाल टफ लगे उसको छोड़ देना। ठीक है, लास्ट में अटेम्प्ट करना उस सवाल को, आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। चलिए करें स्टार्ट। आगे सब आगे 73,000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। चलिए भाई चलिए, बहुत बढ़िया। और मुझे पानी का बीच बीच में याद दिलाते रहे ना, तुम्हें पता है भाई, पानी 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 करते रहना होता है तुम्हें, है ना, पानी 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 पानी। चलें क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, स्टार्ट करें। ओके है, ओके है क्या, अरे बोलो रे। चलिए विद फुल जोश फुल मोटिवेशन देखते हैं हमारी कक्षा हमारी क्लास का पहला सवाल। थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं भैया, आज क्लास 15 मिनट लेट क्यों हुई है, मैं आपको रीजन देता हूं क्लास क्यों लेट हुई है। एक आपको रीजन मैं आपको बता देता हूं क्लास लेट क्यों हुई है। बेसिकली देखो, क्लास लेट होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है जो कि है इंटरनेट प्रॉब्लम। आज यहां पर जहां से मैं आपकी लाइव ले रहा हूं, यहां कुछ ना कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से क्लास लेट स्टार्ट हुई, और अभी भी वो इंटरनेट प्रॉब्लम है, बट आई होप कि बीच में लैग कहीं पर भी आपको ना मिले। चलिए क्या है आंसर। पहला सवाल बोल रहा है जनरली फूड इज ब्रोकन एंड अब्सॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट इज डन आउटसाइड द बॉडी। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो भैया बाहर से अपने खाने को डाइजेस्ट करके अब्सॉर्ब करता है, कौन है वो, अरे कहां छुपा है वो। पहले मुझे ये बताओ इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते थे। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर 3 टाइप के न्यूट्रिशन कौन कौन से, होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफेटिक। और सेप्रोफेटिक का कौन सा प्यारा प्यारा अपना एग्जांपल है बताओ भाई, जो कि है आपका प्यारा प्यारा मशरूम। तो आंसर विल बी बी। 80,000 स्टूडेंट्स आर लाइव। चलिए भाई आज करते हैं एक नई कहानी, पहला उत्तर मशरूम एकदम सही। अगला सवाल देखते हैं, बड़ा ही टफ लेवल का दूसरा सवाल है। यहां पे कुछ सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ सवाल सैंपल पेपर के हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों से ये सवाल लाया हूं मैं। चलो, a wire of 5 ohm resistance is bent in the form of the closed circle. What is the resistance between the 2 point at the end of the diameter of the circle? बहुत प्यारा सवाल। देखो
अभी आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूं, बट याद रखना अगर आपको कोई सवाल जल्दीबाजी में समझा रहा हूं तो आपको समझ ना आए तो उस समय पर उस सवाल का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, टाइम हमारे पास कम है। समझना पड़ेगा मेरे दोस्त मेरी जान, समझना पड़ेगा, ठीक है। करें, क्या आ रहा है इसका आंसर बताएं, कर पा रहा है कोई? बहुत बढ़िया, बच्चे निकाल पा रहे हैं। इसकी मैं थ्योरी समझा देता हूं, ये सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। देखो बोल क्या रहा है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। अब देखो उस वायर को हमने क्या करा है, घुमा के ना एक सर्कल में बना दिया, एक सर्कल में उसको कन्वर्ट कर दिया है। अब बोल रहा है उसके दो डायामीटर के पॉइंट, मान लो एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, या फिर मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जब भी हम एक वायर को सर्कल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम उसके दो पॉइंट डायमीटर के लेते हैं, तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। देखो मान लो इन दो पॉइंट पे मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या होता है, ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, ये दोनों साइड क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। इसका मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, देखना ध्यान से देखना। और आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स पे आपको नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो ये कितना है 5 ओम, ये कितना है 5 ओम, पैरेलल में आ गए, समझ पा रहे हो? हमने क्या करा, सर्किट को, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमने इजी फॉर्मेट में ला दिया। अब क्या आप इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, बताओ आ जाएगा? पैरेलल ऐड कर दो 1/r कितना आ जाएगा, 2.5 विल बी योर आंसर। बहुत बढ़िया, जिसने 2.5 लिखी है भाई तुम झंडे गाड़ के आओगे, और जिससे सवाल नहीं हो पाया टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल लेवल का सवाल था, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल है, अ स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटर्न ऑन द ब्लैक बोर्ड। एक बच्चा है तुम्हारी तरह, प्यारा प्यारा मूर्ख बालक, जो कि दूर का नहीं देख पाता। कौन सी प्रॉब्लम है, मैंने क्या बोला था, मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बोर्ड नहीं देख पाता। उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं मायोपिया, माय प्रॉब्लम। भैया माय प्रॉब्लम कौन सी है, मायोपिया। बहुत बढ़िया, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम कौन सी होगी, मायोपिया। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि स्टेट दी पॉसिबल कॉजेस, क्या कॉज है मायोपिया के, व्हाट आर दी कॉजेस। मायोपिया के कॉजेस क्या होते हैं, याद करो, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, या तो एलोंगेट हो गई, या तो जो आपका लेंस होता है वो ज्यादा कर्व हो गया, तो ये आंसर, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। अगला है एक्सप्लेन दी मेथड ऑफ करेक्टिंग इट, कौन सा मेथड से करेक्ट करोगे, कौन से लेंस को लगाओगे। कौन सा हमारा प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर एक लेंस होता था जिससे कि हम इसको करते थे, बताओ भाई, कौन सा हमारा एक लेंस था, कौन सा था, कॉनकेव था, कॉन्वेक्स था, कॉनकेव लेंस। बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या आएगा, करेक्टिंग कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। और अगला सवाल है व्हाई डू स्टार ट्विंकल। तो स्टार की कहानी मैंने आपको बताया था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, किसके थ्रू, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स ट्विंकल करते हैं। अगर आपको इन सवालों को समझने में दिक्कत हो रही है बेटा, मैं मैराथन ऑलरेडी ले चुका हूं, आई होप आप उस मैराथन से पढ़ रहे थे अभी तक। अगर आप उन मैराथन से पढ़ा है तो आपको दिख पा रहे होंगे सारे सवाल हम ऑलरेडी मैराथन के अंदर आराम से हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, बताओ। इट अकर्स ऑल द टाइम ड्यू टू डिफ्यूजन, जो पानी का जो होता है ना, पानी का जो फ्लो होता है, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, बताओ आंसर। दूसरा क्या है, वाटर एंटर्स द रूट ड्यू टू ऑस्मोसिस। एट नाइट वेयर ट्रांसपिरेशन इज लो, रूट्स डू नॉट टेक अप वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू लीव इज बाई डायरेक्शनल। बताएं भाई कौन सा उत्तर सही, बेटा बताएं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि तुम ये सवालों को सही सॉल्व कर पा रहे हो। आंसर विल बी वाटर एंटर्स द रूट ड्यू टू, कौन से प्रोसेस की वजह से, आपका ऑस्मोसिस की वजह से। तो उत्तर क्या होगा आपका, बी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, A sportsman after a long break of his routine exercise suffered muscular cramps during a heavy exercise session. This happened due to, एक आपका एथलीट था, एथलीट के साथ क्या हुआ कि बेचारा जो हमारा प्यारा प्यारा एथलीट था ना, वो उसके क्रैम्प्स आ गए। तो उसका रीजन क्या है, क्रैम्प्स क्यों आए, आपको पता है क्रैम्प्स क्यों आते थे, लैक्टिक एसिड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन कमी होती थी लैक्टिक एसिड बनती थी, तो क्या होता था, अरे भैया सिंपल सी बात है, क्रैम्प्स आते थे। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका,
आंसर आएगा लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्या बात है, एक नंबर पानी में नहीं गया, एक नंबर पानी में नहीं गया छपाक, क्योंकि अगर तुमने सही लगाया तो भैया नंबर पानी में कैसा जाएगा, नंबर तो आपको मिल जाएगा। जो बच्चे गलत लगाएंगे उनके लिए मैं वही वाली लाइनें गाऊंगा आज कि एक नंबर पानी में गया छपाक, 2 नंबर पानी में गए छपाक। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सॉरी भैया लेट हो गया, आज लेट मत हो भाई, आज लेट मत हो, क्योंकि आज की जो जनता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल जब आपको पेपर में दिखेंगे इनमें से तब आप बोलोगे यार भैया मजा आ गया, यार मजा आ गया। और कल सुबह का जो सेशन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह तो हम पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, तो सुबह तो आप सब जरूर मिलना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। देखो ये कल ही बताया था कि बॉय और गर्ल की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। क्यों, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। देखो आपको पता है मेल के अंदर होते हैं XY क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर होते हैं XX क्रोमोसोम, ठीक है। फीमेल की तरफ से एक X क्रोमोसोम आता है, अगर मेल की तरफ से X क्रोमोसोम आया तो क्या बनेगा XX, ये तो होता है गर्ल चाइल्ड। और अगर फीमेल की तरफ से Y क्रोमोसोम आया तो बनेगा आपका क्या, आपका बनेगा XY, और ये क्या होता है, ये होता है मेल चाइल्ड। तो मेल फीमेल कितना रेशियो, 50-50%। बस आपको यही समझा के आना था, यही समझा के आना था। ये सवाल 3 बार प्रीवियस ईयर के अंदर आया, बताओ इतना लल्लू सवाल, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। इतने सिंपल सवाल आते हैं, फिर तुम कहते हो प्रशांत भैया पेपर टफ आएगा क्या, पेपर टफ आएगा क्या, भैया मैं पास हो पाऊंगा क्या, बताओ। चलिए, है ना, चलिए अगला सवाल। बेटा मान जाओ यार, मत करो ये सब, है ना, मत करो, है ना। एक बच्चा, भैया आप ही क्रिश हो क्या, हाँ बेटा मैं ही क्रिश हूं, मैं ही क्रिश हूं, मैं ही शक्तिमान हूं, मैं ही बैटमैन हूं, ठीक है। आओ अब तो चलो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन अ रिलेशन टू कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। बताएं भाई, ये तो बड़ा प्यारी चीज है, इसमें तो कुछ नहीं है, आपको मिरर के टर्म्स पूछ रहा है। पोल क्या होता है हमें पता है, पोल क्या होता है हमें पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, अपर्चर, अपर्चर मैंने आपको बताया हुआ है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का उसको हम बोलते हैं अपर्चर। बाकी प्रिंसिपल, फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी डेफिनेशंस हमें ऑलरेडी आती हैं, ऑलरेडी आती हैं, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज सबको आती है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नया नहीं है, इसमें तो कुछ नया नहीं है बेटा, टेंशन मत लो, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, फटाफट से सवाल कर लो, फोकस बना लो। ये सब आता है, इसको वापस से बताने की क्या मुझे जरूरत है, ये सारी डेफिनेशंस तो ऑलरेडी सबको आती है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आया एक बढ़िया सवाल, अब आया एक बढ़िया सवाल। मैं पानी पी लूं, पानी पानी याद दिला दिया करो तुम यार, पानी जरूरी है भाई, देखो जिंदगी में पानी याद दिलाया करो। मुझे सच बताओ, आज का सेशन पास में आके बताओ, आज का सेशन तुमने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा ना, नहीं करा ना, मुझे पता है, क्योंकि तुम नहीं चाहते तुम्हारे दोस्त भी इंपॉर्टेंट सवाल देख लें और वो भी एग्जाम के अंदर तुम्हारी तरह अच्छे मार्क्स ले। मुझे पता है बेटा, तुम, मैं जानता हूं तुमने आज अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा ना ये सेशन, तुम्हें लग रहा था हम अकेले अकेले पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल लगा लेंगे और नंबर आ जाएंगे। हाँ पता है मेरे को बेटा, तुम्हारी सारी हरकतें जानता हूं मैं। आ जाओ, देखो अच्छा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, पर अपने दोस्तों को कर दो यार, ऐसा मत करो। देखो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है बट आसान है। रैना, रैना कौन है, ये हमारे सुरेश रैना है। चलिए, while doing certain reaction observed that heating of substance X with vinegar like smell with a substance Y, मतलब हम क्या कर रहे हैं, X को Y के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बोल रहे हैं in the presence of concentrated sulfuric acid, आगे क्या बोल रहा है, गिव स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस Z, मतलब X और Y Z बना रहे हैं। जैसे ही स्वीट स्मेलिंग आया, मीठा कौन, मीठा ईस्टर, एस्टर, एस्टर याद आ गया। ये रिएक्शन कौन सी है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो Z है हमारा एस्टर। अब देखो इसमें एक चीज बोली गई है कि जो आपका X है उसकी विनेगर लाइक स्मेल है। विनेगर क्या होता है, विनेगर होता है आपका क्या, इथेनोइक एसिड, क्या होता है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, Y जो है विच इज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, तो Y क्या है, Y है आपका इथेनॉल, Y क्या है आपका इथेनॉल, ठीक है। तो आपको पता चल गया X क्या है आपका इथेनोइक एसिड, ये क्या है आपका इथेनॉल, और ये क्या है आपका एस्टर। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब तो आगे की सारी चीजें बताइए, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस बताना है XYZ क्या है, और आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन बतानी है, केमिकल इक्वेशन बतानी है। वो जो अपनी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पूरी की पूरी है, मैंने आपको बोला था XYZ में आते हैं ऐसे सवाल आते हैं,
कंफ्यूज नहीं होना है, एक सवाल इसका पक्का आएगा, लिख कर ले लो, कल के पेपर में आपको दिखने वाला है। जो इसकी रिएक्शन है वो रिएक्शन आप जरूर लिख लेना, क्योंकि वो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां पर लिखी हुई हुई है CH3COS CH2OH, और ये आपका एस्टर बनाता है और वाटर बनाता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना। एस्टरिफिकेशन और बेटा सोपिनिफिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों कर डाला तो जिंदगी जिंगल आला। क्यों? क्योंकि भैया दोनों में से इतने सवाल कि तुमने सोची ना होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू सजेस्ट फॉर द पर्पस। एक फार्मर जी हैं, उनको क्या करना है, उनको ना उन भाई साहब को क्या करना है, उनको बनाना का ट्री लगाना है और बिल्कुल सेम लगाना है। तो कौन सा मेथड करेंगे? अरे मूर्ख बालक, यहां देख, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला था, इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे सवाल आता है। देख लिया, देख लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या थी कि भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ना आइडेंटिकल बनती थी, प्लांट्स आइडेंटिकल थे। तो बस चलो यार बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। लो भाई, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का बता दो, क्या क्या बनता था क्लोर एल्कलाई में, होता क्या था पहले तो हम वो याद कर लेते हैं। ब्राइन सोल्यूशन को लेते थे, रॉड उसके अंदर डालते थे, और क्या बनता था, एक हमारा बनता था NaOH, एक हमारा बनता था क्या, और एक हमारा बनता था क्या, बताएं भाई। ये तीन चीजें बनती थी, इन तीनों के यूजेस लिख देंगे। अगर इतना कर डाला तो जिंदगी झिंगा लाला। क्या बात है, बस ये तीन चीजें हमें लिखनी थी, इसके यूजेस हमें लिखने हैं। NaOH कहां लगता है, Cl2 कहां बनता है, Cl2 तो ब्लीचिंग पाउडर में ही काम आता है। H2 क्या होता है, H2 इज अ फ्यूल, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, ठीक है। और NaOH के तो बहुत सारे यूजेस आपको ऑलरेडी याद हैं ही, ठीक है। तो यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, इट इज यूज फॉर मेकिंग सोप्स, डिटर्जेंट। क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। और हाइड्रोजन का आपको मैंने बता दिया कि वो फ्यूल की तरह काम होता है। चलिए अब आया एक और इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार मार्क करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। आए भाई फटाफट करो यार, टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा। वॉइस बेटा, वॉइस नहीं आ रही क्या, वॉइस नहीं आ रही? कल क्लास कितने बजे, बहुत प्यारा सवाल बेटा। कल की जो हमारी प्यारी प्यारी कक्षा है वो हम लेने वाले हैं सुबह प्रातः, आपको उठना है 5 बजे। 5 बजे मैं आपसे मिल रहा हूंगा, किस समय पर, अपनी घड़ी अपनी हर जगह पर टाइम नोट कर लें। 5 AM विल बी आर टाइमिंग, जहां पर मैं आपसे मिल रहा हूंगा। 5 से 6:30 या फिर 7 बजे तक हम पढ़ेंगे, क्योंकि 7 बजे या 6:30 तक उसके बाद क्या होता है, बच्चों को और भी काम होते हैं, फिर स्कूल के लिए भी निकलना होता है, वो सब होता है, ठीक है। चल क्लियर, 5 बजे बेटा उठो यार, उठो भैया, बहुत जल्दी है बेटा, पेपर निकल जाएगा, बहुत जल्दी है। क्या कर रहा है, हैं? चलो बढ़िया, आयो। अगला सवाल, राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो मैंने क्या बोला था, H2SO4 जैसे ही दिख जाए तो क्या बोलना, H2SO4 ना, वो बोलता है, वो मीम में एक बच्चा आता था ना जो बोलता था, पानी 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 अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए। वही H2SO4 बोलता है, पानी 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 अंकल जी मुझसे पानी, मतलब मुझे पानी दे दीजिए। तो ये क्या करता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये पानी खींच लेता है। तो इथेनॉल जो है ना, इथेनॉल से जितना पानी है वो हट जाएगा और क्या बना देगा, वो बना देगा आपका इथीन। क्या बना देगा आपका, इथीन। इथेनॉल बनाएगा इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट द टेम्परेचर 443 केल्विन। अब इसकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस रिएक्शन, भैया लिख के आना, बैलेंस रिएक्शन, कोशिश करो बैलेंस रिएक्शन लिखो, है ना। वैसे पता है क्या है, सवालों के अंदर आपको गिवन होगा कि बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। अब देखो यहां पर कहीं पर लिखा नहीं हुआ, यहां पर लिखा है बस राइट द केमिकल इक्वेशन। तो अब नॉर्मली भी लिख के आ सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है पेपर में तो बैलेंस कर देना, अगर टाइम नहीं है तो यहां पर टाइम खराब ना करें, ठीक है। ये आपको पता ही है सारी चीजें। आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ भाई। अगला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की बात हो रही है बेटा, ध्यान से नोट कर लेना। अगली चीज, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है, क्या वो मेरी पॉजिटिव होती है, क्या वो मेरी नेगेटिव होती है, बताएं भाई।
कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो क्या होगी एफ की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। अगला क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। मतलब मुझे यू की वैल्यू दे रखी है -20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। बड़ा ही लल्लू, बड़ा ही बेकार सा सवाल आया है, इसमें तो हम आराम से बना लेंगे। इन सवालों को तो हम यूं बना लेते हैं, यूं, है ना, क्या कहते हो, बना लोगे ना? ये तो बहुत सिंपल है। अब आपको बस यहां पर क्या करना है, फॉर्मूले लगाने हैं। फॉर्मूले लगा लो बेटा, फॉर्मूले लगा लोगे तो सब हो जाएगा। फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f 1/f। ठीक है, तो बस आपको पता है कि u की वैल्यू कितनी है, उसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका। कैलकुलेट कर लो बेटा, साथ साथ में कैलकुलेट करते चलो, क्योंकि कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तुम कैलकुलेट नहीं कर पाते, बड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने में आजकल आ रही हैं। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, -20। कितना आ रहा है भाई, उत्तर जल्दी बताओ, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? ये आ रहा है -20/3। क्या यही आ रहा है सबका, -20/3 यही आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो आप लोगों का जो डिस्टेंस आया है वो कितना है, -20/3। माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब क्या, कहां पर बन रही है इमेज, बताओ भाई कहां पर बन रही है, इस तरफ में बन रही है, इस तरफ में बन रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन का आपको फॉर्मूला पता है, v/u। जब आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे तो आपका मैग्निफिकेशन आएगा कितना, आपका मैग्निफिकेशन आएगा 1/3, 1/3। और उससे आपको यह पता चलेगा मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव तो क्या, इमेज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल। और वर्चुअल का एक भाई होता था, बड़ा भाई कौन है वर्चुअल का, बताओ, वर्चुअल का बड़ा भाई कौन है, बताएं भाई, बताओ। आज क्लास ज्यादा लंबी नहीं है बेटा, 8 बजे तक हम कोशिश करेंगे पूरी खत्म करने की। बताएं वर्चुअल का बड़ा भाई कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों को पता है, इरेक्ट, सही सही। लैग, इज देयर एनी लैग इन आवर स्ट्रीम बेटा, लैग है क्या, लैग, अच्छा क्या आ रहा है, 2/3। अच्छा एक मिनट, क्या है आंसर, यही तो आ रहा है -1/3। क्या बोल रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, काहे, नो लैग ना, चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो बस आपको ये आपका आंसर आ गया फाइनली। और अब इसमें क्या पूछा है, इसमें एक चीज और पूछी है, साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा होगा वो जरूर निकाल लेना। साइज का फॉर्मूला क्या होता था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितनी है, वो आपको दे रखी है 5। तो अब आप इधर से हाइट ऑफ इमेज जो है वो भी आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए बेटा, तो ये रहा, है ना। अच्छा इसमें मैग्निफिकेशन क्या -1 आ रहा है क्या, क्या हमने कोई कैलकुलेशन में गलती करी है, क्या हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है क्या, क्या हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है? एक मिनट देख लेते हैं, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या, जस्ट अ मिनट। मेरे एंड से कोई कैलकुलेशन में बेटा मिस्टेक है तो एक बार बता दे, क्या हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है या फिर सही है, नहीं है ना? अरे बोलो रे, क्या कर रहे हो तुम, नहीं 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 नहीं, हाँ तो सही है आंसर, यहां पर फिर मिसप्रिंट होगा। ओके ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी कैलकुलेशन एकदम बढ़िया है। चलो आ जाए, आगे बढ़े। अगला सवाल देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार देखो इसको। इन 1987, ये सैंपल पेपर का सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नोट करो। देखो, इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज formulated by United Nation of Environment Program to freeze production of X to prevent depletion of Y। देखो किसका डिप्लेशन होता है, याद कर लो, डिप्लेशन किसका होता है, डिप्लेशन होता है हमेशा ओजोन का। ठीक है, तो प्रिवेंट किसके डिप्लेशन को करेंगे, ओजोन के। और ओजोन का डिप्लेशन, कल वाली प्रेम कहानी याद करो, प्रेम कहानी क्या बोलती है, प्रेम कहानी ये बोलती है कि भाई बेचारा बेचारा ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक लड़की है ये मान लो आप, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ क्या कोई लड़की ऑफेंड नहीं होगी, पहली हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ठीक है, तुम गलत मान लेते हो मेरी बातों का। बेचारी ऑक्सीजन को क्या हुआ कि ऑक्सीजन को ओजोन बनने के लिए जरूरत थी यूवी रेज की, यूवी रेज ने आई और ऑक्सीजन की मदद करी और क्या बनाया, ओजोन बनाया। बट ओजोन ने क्या करा, गद्दारी कर दी, कैसे कि उसने यूवी रेस को ही अंदर नहीं आने दिया था। याद आ गया वो कल वाला फिनोमिना, इस वजह से सीएफसी ने उसकी बाद में मदद करी थी स्टोरी के अंदर। तो आंसर विल बी सीएफसी एंड ओजोन, आंसर विल बी दिस। बहुत बढ़िया, वो कहानी बेटा याद रखेंगे, वो कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, डिफाइन मायोपिया, डिफाइन मायोपिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 1 करोड़ के लिए,
है मायोपिया एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। अभी बताया, ये सवाल बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। मायोपिया क्यों होता है, क्या होता है, करेक्ट कैसे किया जाता है, रीजंस क्या होते हैं, और रे डायग्राम, वो जो डायग्राम था ना आई वाला जिसके आगे हमने लेंस लगाया था, एनसीईआरटी का डायग्राम जो आपको बताया था परसों, वो वाला डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्लियर। अब अगला देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार मार्क करेंगे यहां पे भी, आ जाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री बाय द प्रोसेस एक्स। कौन सा होगा एक्स प्रोसेस, बताओ। NaOH कैसे बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भैया, उस प्रोसेस को हम प्यार से बोलते हैं क्या, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। बहुत बढ़िया, है ना। अब क्या बोल रहा है, इन दिस प्रोसेस गैस Y इज फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट। एक गैस निकलती है जिसको हम बोल रहे हैं Y, ठीक है। दिस गैस रिएक्ट्स विद ड्राई स्लेट लाइम टू गिव कंपाउंड Z। मैंने कहा ठीक है, विच इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, NaOH किससे बनता है, आपका प्रोसेस होता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। वहां पर दो गैसेस रिलीज होती थी, कौन कौन सी हैं वो दो गैसेस, याद कर लो एक बार फटाफट से, याद कर लो एक बार फटाफट से, दो गैसेस कौन कौन सी हैं बताओ। पहली गैस थी हमारी क्लोरीन, दूसरी हाइड्रोजन। यहां पर बात हो रही है क्लोरीन की, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो गैस है वो स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्ट कर जाती है, स्लेट लाइम के साथ क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है, और एक कंपाउंड बनाती है Z। तो वो क्या कंपाउंड बनाती है, वो बनाती है CaOCl2। ये आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ये आपको याद रखनी है, CaOH प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O, याद रखेंगे और ये बैलेंस लिख के आओगे तो भैया बेहतरीन चीज हो जाएगी, ठीक है। ये वाला अच्छा सवाल था, मुश्किल सवाल था, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इस वजह से आपको ये बचा दिया। ब्लीचिंग पाउडर याद रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए अगला सवाल, हाउ कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम Cu2S। देखो अब मेरे एक सवाल है तुमसे, Cu2S जो है इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या था, इसका एक नाम मैंने बताया था, बताओ। आज तो इस सवाल के अंदर Cu2S लिखा गया, अगर कल तुम्हारे पेपर के अंदर Cu2S नहीं आया और का डायरेक्टली नाम लिखा आ गया तो तुम्हें याद होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसके और को, जल्दी बताओ क्या होता है ये। अरे कॉपर सल्फाइड नहीं, और का नाम पूछ रहा हूं बेटा, क्या बोलते हैं यार, तुम ऐसा मत करो यार, इतनी 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 कैसे, बताओ। अरे सीनावार नहीं होता, एक बच्चा लिख रहा है सीनावार, अबे वो मरकरी का होता है, वो मरकरी का होता है बेटा, ऐसा मत करो यार, तुम ये कर रहे हो यार, तुम गलत कर रहे हो यार, तुम चीटिंग करते हो यार, तुम चीटिंग करते हो, हट जाओ यार, तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा अब से मैं तुम चीटिंग करते हो। देखो C2S यहां पर लिखा हुआ है जिसको हम कॉपर पायरेट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है, राइट दी स्टेप्स एंड रिएक्शन इन्वॉल्व, हमें बताना है कि क्या क्या पूरे स्टेप्स हैं। तो याद रखना यहां पर सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे अगर ये 5 नंबर के अंदर आया, जिसके अंदर पहला आप लिखोगे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, दूसरा आप लिखोगे कौन सा, ओर का कंसंट्रेशन, तीसरा आप लिखोगे क्या, रोस्टिंग। यहां पर क्या होती है, यहां पर होती है रोस्टिंग बेटा, जो कि मैं भी आपकी क्लास में करता रहता हूं, वही वाली रोस्टिंग यहां पर हम कर रहे होते हैं। और रोस्टिंग में आप रिएक्शन भी लिख के आ जाना प्लीज। रोस्टिंग के बाद क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। कौन करता है रिडक्शन, कार्बन करता है, कार्बन करता है रिडक्शन। और लास्ट एक और स्टेप होता है जो कि होता है आपका लास्ट स्टेप, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। वो पूरा समझा के मत आना, बट स्टेप्स प्लीज लिख के आना, सारे सारे 5 के 5 स्टेप लिख के आने हैं। लास्ट में होता था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिससे कि आप कॉपर को, जो आप इंप्योर रोड लेते थे, प्योर रोड लेते थे, और इंप्योर से प्योर में सारी की सारी कॉपर आती थी, वो पूरा का पूरा प्रोसेस लिखेगा। चलिए बहुत बढ़िया, 90,000 स्टूडेंट्स आज फिर आ चुके हैं पूरे जोश के साथ, और ढंग से पढ़ो, फोकस से पढ़ो, मैं बस इतना चाहता हूं। क्लियर, क्लियर, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, बिल्कुल मिल जाएगी, सेशन खत्म होते ही डल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। बड़ा ही लॉजिकल एंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। सर आपके लिए एक टीचर ने बोला था, अरे यार एक चीज मुझे बताओ, ऐसा क्यों करते हो, मतलब देखो कोई कोई किसी से कुछ भी बोल रहा है, वेरी ऑनेस्टली मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एंड मेरे दिल में भाई सबके टीचर के लिए एकदम बराबर रिस्पेक्ट है। मैं चाहता हूं यार हर एक टीचर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैं तो बोलूंगा मुझसे 100 गुना अच्छा काम कर रहे हैं बहुत टीचर ऐसे हैं, है ना।
तुम बोलते हो भैया उनके वॉचिंग कम आती है उनके, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पढ़ा रहे हैं तुम्हें, उनकी रिस्पेक्ट करो पहले तो बैठ के यार। तुम ये जो रिस्पेक्ट नहीं करते अच्छी चीज नहीं है। चाहे वो साइंस का कोई भी टीचर हो, सब अपना बेस्ट लगा रहे हैं दोस्त, तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो भी फ्री में, तो किसी को गलत मत दिखना कभी भी यार, है ना। मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। किसी को गलत नहीं लिखना है, चाहे कोई भी टीचर हो। साइंस के कितने टीचर पढ़ाते हैं, मैं हो गया, आशु सर हो गए, कोई भी हो गया, किसी को बारे में आपको गलत नहीं लिखना है चैट के अंदर, इस चीज को समझ लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि क्रोमोसोम का जो नंबर है ना वो कांस्टेंट कैसे रहता है। ध्यान देखना, ये है मेल क्रोमोसोम, ये है फीमेल क्रोमोसोम। अब इन दोनों में से आधे आधे क्रोमोसोम आते हैं, इधर से एक आता है, इधर से एक आता है, और ओवरऑल क्या बन जाते हैं, 2 क्रोमोसोम। यही होता है ना। और यहीं पर ही आपके आंसर में लिखा है, क्या लिखा है, हाफ ऑफ क्रोमोसोम हाफिंग द क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन पे क्या होता है, आपके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऐसे टूट जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, जैसे कि आपको मैंने दिखा भी दिया, एक एक्स आ गया, एक वाई आ गया, टूट गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, बराबर रह जाते हैं। आंसर विल बी डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन दी बॉडी, नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीजेस यूरिन। यूरिन क्यों बनता है, जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है आपकी बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए यूरिन की फॉर्मेशन होती है। अब दूसरा सवाल इसके अंदर बोल रहा है, नेम दी ऑर्गन्स दैट स्टोर, कौन स्टोर करता है, स्टोर बोल रहा है, क्लीन तो कौन करता है, किडनी करता है, स्टोर कौन करता है, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है। किडनी मत लिख के आ जाना, आधे बच्चे किडनी आंसर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, रिलीज कौन करता है, रिलीज कौन करता है, यूरेथ्रा आपका रिलीज इसके अंदर कर रहा होता है। आगे बढ़े। अच्छा एक सवाल इसमें मिस हो गया अपना, रुको रुको रुको। दूसरा सवाल क्या है, व्हाई डू आर आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल वेयरएज वेन्स हैव वॉल्व्स। देखो 2 सवाल एक सवाल के अंदर आ गए हैं कि भाई पहले तो ये बताओ कि आर्टरीज थिक क्यों होती हैं, क्योंकि जो ब्लड है वो पंप होके जाता है हार्ट से, और आर्टरीज को जो वॉल है उसके अंदर हाई प्रेशर होता है ब्लड का, इस वजह से आर्टरीज की वॉल थिक होती है। दूसरा सवाल, जो वेन्स है ना भैया, जो वेन्स है वो उनके अंदर वॉल्स क्यों होते हैं, वेन्स जो मेरी बनी हुई है उनके अंदर ऐसे वॉल्स क्यों बना रखे हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्त क्योंकि बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। कभी कभार क्या होता है, खून पीछे ना आ जाए वापस से, उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो वेन्स होती हैं उनमें क्या लगे होते हैं, ऐसे वॉल्व लगे होते हैं, ऐसे वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्लांट रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन विच दे यूटिलाइज फॉर सेवरल प्रोसेसेस, द एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोसेसेस गेट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट कंज्यूम प्लांट। देखें भाई, बड़ा बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, जल्दी देखो जल्दी देखो। देखो सवाल में क्या बोल रहा है, पहले सवाल को पढ़ने की कोशिश करो और फिर देखो कि ऑप्शंस में क्या क्या आपसे पूछ रहा है। जैसे पहले बोल रहा है प्लांट रिसीव एनर्जी फ्रॉम सन, ठीक है, विच दे यूटिलाइज फॉर सेवरल पर्पसेस, द एनर्जी यूटिलाइज्ड for which of the following plant processes get transferred to the next trophic level। कौन सी है जो कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर करी जाती है वो आपको बताना है। तो देखो इसमें क्या है ना, जितनी भी आपकी जो एनर्जी होती है, ऑल ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये आपका इसके अंदर आंसर आपका रहने वाला है। यहां पर ऑल ऑफ द दीज भी हो सकता था, ऑप्शन में ऑल ऑफ द दीज भी हो सकता था, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर रहता, ठीक है। जितनी भी सारी चीजें वो आपकी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जाती है। चलिए अगला क्या है, 1 मिनट, ओहो यहां पर देखो पीपीटी के अंदर अगर कुछ भी वो है तो आप याद रखना कि इसके अंदर जैसे कि ये मिसप्रिंट है, इसको यहां से काट दो और इसका आंसर लिख देना डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है व्हाट आर द चेंजेस ऑब्जर्व्ड ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट पाउडर। बताएं बताएं भाई क्या होता है। इसकी एक पूरी की पूरी एक्टिविटी थी लेड नाइट्रेट की, याद रखना जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट भी थी, मैंने आपको बताया था क्या होता था, एक बनता था लेड ऑक्साइड, एक गैस निकलती थी अपनी क्या, NO2, और NO2 कैसी होती है, ब्राउन कलर की, कैसी होती थी, ब्राउन कलर की। तो इसकी जो एक्टिविटी है ना यार वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन याद रखना कि जो लेड नाइट्रेट है वो टूट जाता है किसके अंदर, वो बेचारा टूट जाता है लेड ऑक्साइड के अंदर पहले तो, और आपकी गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका कलर होता है ब्राउन।
कैसा होता है, ब्राउन फ्यूम्स। याद रखेंगे, ब्राउन फ्यूम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बार 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 सवाल आ जाता है। और एक चीज और बोल सकते हो, पंजेंट स्मेल भी होती है। ये जो आप देख पा रहे हो इस गैस, इसकी ना बड़ी अजीब सी स्मेल होती है, पंजेंट टाइप की स्मेल होती है, तो इस वजह से यहां पर आप ये भी लिख के आ सकते हो कि इसकी जो स्मेल है वो आपकी पंजेंट होती है। ठीक है, आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, आगे चलें, है ना, आगे चलें। और इसमें प्रेसिपिटेट भी, ये आपका जो लेड ऑक्साइड है ना, इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसका प्रेसिपिटेट। ये पूरी की पूरी एक्टिविटी है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। विच हैज द हायर रेजिस्टेंस, 50 वॉट और 25 वॉट। बहुत प्यारा क्वेश्चन, और आधे बच्चे इसमें गलत बताएंगे। बताओ भाई, किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है इन दोनों में से, इन दोनों में से किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है? पावर, पावर बताओ, पावर में किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है? देखो, अब हमें दो पावर गिवन है। अब एक चीज याद रखना, अगर मैं वोल्टेज को फिक्स कर दूं, इमेजिन करो कि मैं यार अब मेरी जो सप्लाई है उसके वोल्टेज को फिक्स कर दूं। पावर का एक फॉर्मूला होता था V²/R, ये याद है सभी को, ये याद है सभी को, बिल्कुल। अब अगर मैंने वोल्टेज को फिक्स कर दिया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस? तो जिसकी पावर कम उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा। तो पावर किसकी कम है? पावर है इसकी कम, तो रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस होगा इसमें ज्यादा। कितना ज्यादा? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट डबल होगा। कितना होगा? ऑलमोस्ट डबल होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल होगा। अगर हम वोल्टेज को फिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो 25 वाले के अंदर डबल होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी देख पा रहे हो, ऑलरेडी रिलेशन को देख पा रहे हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है आपको समझ आई गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं। आधे बच्चों को लगता है ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम सेम, सेम सेम बट डिफरेंट, ये मतलब क्या है? तो मैं समझा देता हूं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जब आप इनफाइनाइट से एक चार्ज को एक पोजीशन तक लेकर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आपका मोबाइल फोन अगर मैं इनफाइनाइट से लाकर डस्टबिन में पटक दूंगा, आपकी मम्मी पे कहने पे, आपकी मम्मी मुझसे बोलेंगी कि बेटा जाओ और इसका फोन उठाकर डस्टबिन में पटक, तो मैं कर दूंगा। मैं खुद से क्यों करूंगा? आपकी मम्मी ने मुझसे बोला तो मैंने उठाकर डस्टबिन में पटक दिया। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम चार्ज को उठा के पटकते हैं, वो कहलाता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इनफाइनाइट से उठाना है और बोलना है चलो भाई इधर आ जाओ। ठीक है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही लल्लू वल्लू क्वेश्चन है। ऐसे सवालों को तो हम एक बार के अंदर बना लेते हैं। बहुत बढ़िया। आए भाई, अगला सवाल देखते हैं और देखते हैं कितना है किसमें दम। बेटा समय आ चुका है, दिस इज द टाइम ऑफ वॉर। अब हम जंग के मैदान में कल जाने वाले हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब टाइम आ चुका है, तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। आधे बच्चे अभी भी कमेंट्स के अंदर सीरियस नहीं हो रहे। बेटा अब भी सीरियस नहीं होगे तो कब होगे? कल जब पेपर हो जाएगा तब तुम ही आओगे और बोलोगे प्रशांत भैया आपसे तो पढ़ा था बट नंबर नहीं आए। इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम कमेंट में ये सब कर रहे थे। बेटा तुम नेहा को हाई कर रहे थे, तुम सुनैना को हाई कर रहे थे, कैसे आएंगे नंबर? चलो अगला देखते हैं। क्रॉस बिटवीन दी पी प्लांट विद वाइट फ्लावर। इस पर स्टार मार्क कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। देखो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं किसके बीच में? व्हाइट फ्लावर और क्या है हमारा, एक है हमारा, देख लो मान लो एक व्हाइट है और एक है हमारा क्या, वॉयलेट। और आपको पता है वॉयलेट जो है वो क्या है, डोमिनेंट, और व्हाइट जो है मेरा वो क्या है, वो है मेरा रिसेसिव। आगे पूछ रहा है इन F2 प्रोजेनी विच रेशियो ऑफ ये एंड ये फ्लावर विल बी। अब 90% बच्चे इसका आंसर सोच रहे हैं भैया इसका आंसर सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा। गलत, 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 एकदम गलत। पता है क्यों? बताऊं? अब ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, एकदम गलत आंसर है। क्योंकि इसके अंदर आपसे दो फ्लावर के कलर्स का रेशियो नहीं पूछ रहा, ये आपसे फिनोटाइपिक रेशियो नहीं पूछ रहा। देखो बोल क्या रहा है, इस लाइन को पढ़ो। F2 प्रोजेनी इन विच रेशियो ऑफ वॉयलेट वीवी और व्हाइट स्मॉल वी, मतलब ये आपसे जेनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है, फेनोटाइपिक रेशियो नहीं पूछ रहा। आपसे ये नहीं पूछ रहा कितने व्हाइट कितने वॉयलेट, आपसे बोल रहा है कितनों का जेनोटाइपिक वीवी होगा और कितने का वीवी स्मॉल वी होगा। याद करो कौन कौन से जेनोटाइपिक बनते थे टॉल वाले केस में, टी, बड़ा टी, स्मॉल टी, बड़ा टी, स्मॉल टी, और लास्ट बनता था स्मॉल टी, यही बनते थे, ये बनते थे। इसका और इसका रेशियो कितना है, इसका और इसका रेशियो कितना है, 1:1, 1:1।
तो सिमिलरली इसका और इसका रेशियो आएगा A। तो ये है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। आधे बच्चे इसको गलत करके आते हैं एग्जाम के अंदर, बट आई होप अब एकदम सही करोगे, अब गलती नहीं करोगे। अब आया एक और बढ़िया सवाल देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन ऑन स्ट्रॉन्गली ईटिंग लिख दिया भाई, क्या बात है, क्या बात है। मैग्नीशियम रिबन को खाएंगे आज तो भैया, आज होगी मैग्नीशियम रिबन की मौत, आज खाएंगे मैग्नीशियम रिबन। हीटिंग है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद डेजलिंग फ्लेम एंड फॉर्म्स द कंपाउंड एक्स। एक्स कौन है बेटा? एक्स वो नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो। एक्स है क्या? एक्स कौन है बेटा? एक्स है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया। दिस कंपाउंड एक्स dissolves in water to form another compound Y। जब भी आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करती है तो वो बनाती है आपकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस बात को आपको याद रखना है। अब सवाल ये उठता है, what will be the color of red litmus paper in compound X, compound Y। मतलब अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को रेड लिटमस पेपर में डालूंगा तो क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा भाई बताएं, बताओ जल्दी। ऑब्वियसली बात है, कैसा कलर हो जाएगा? कलर हो जाएगा इसका ब्लू। ब्लू 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 है, पानी पानी पानी। श्री 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 हनी सिंह जी कह के गए थे कि ब्लू आईज तेरी हिप्नोटाइज कर दी मैनू। क्या बात है, वही वाला कलर क्या हो जाएगा? रेड ब्लू में हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? व्हेन वी पुट अ रॉ एग इनसाइड अ बीकर कंटेनिंग विनेगर। अब ध्यान से समझ लेना, यह सवाल बड़ा ही मुश्किल है। और देखो, जो आपका रॉ एग होता है उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट बेटा, याद रखेंगे। अब पढ़ो, जब हम एक रॉ एग को किसमें डाल रहे हैं? विनेगर। विनेगर क्या होता है? विनेगर होता है एक तरीके से आपका इथेनोइक एसिड। ठीक है, देयर आर बबल्स ऑफ गैस एक्स। ठीक है, अब आपको बताना है कि गैस एक्स कौन सी है। तो हम बेसिकली रिएक्ट करा रहे हैं, किस चीज को हम रिएक्ट करा रहे हैं? इथेनोइक एसिड को, CH3COOH को हम रिएक्ट करा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट से जब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो एक गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं क्या? CO2। ठीक है, इसकी आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और लास्ट क्या बोल रहा है? ऑल्सो राइट द टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस फॉर्म। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट क्या होता है? CO2 का टेस्ट बता रखा है, लाइम वाटर। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता था? हम जब लाइम वाटर लेते हैं उसके अंदर हम CO2 डालते हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की टर्न हो जाता है ना। लाइम वाटर आपका टेस्ट हो रहा होता है। ये रिएक्शन है, ये रही आपकी रिएक्शन। CaCO3 और ये CH3COOH जो है ये रिएक्शन करती है और ये आपका कंपाउंड बन रहा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी 93 स्टूडेंट्स आर हेयर एंड इतनी मुसीबतों के बाद आज मैं लाइव आ पाया हूं ना यार, तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हें कभी और बताऊंगा वो कहानी, आप भी तो पढ़ना जरूरी है। पर चलो, एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। क्या है आपका इफेक्ट? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का आपको हीटिंग इफेक्ट बताना है। एंड हाउ इट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सिंपल सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, आसान सा सवाल है। आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो इसके अंदर आप पूरा इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई जो हमारी हीट होती है वो जब भी एक करंट फ्लो होता है तो उसके जो होती है वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है और टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। या पूरी जो स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट पूरी यहां पर लिख कर आए। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ इट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इसमें एक एग्जांपल लिख के आ सकते हो जो कि है आपके हीटर या फिर बल्ब। बल्ब में क्या होता था? बल्ब में क्या होता था? टंगस्टन। वो क्या होता था? गर्म होता था, हीट प्रोड्यूस होती थी जिससे कि लाइट हम देख पा रहे हैं, है ना। तो बल्ब का बड़ा ही शानदार एग्जांपल है, या फिर इलेक्ट्रिकल हीटर इसका एक एग्जांपल है। वो दोनों के दोनों आप इसमें बड़ी आसानी से लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अगला, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। इसमें कुछ समझाने की मुझे जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आर्टरीज वेन तो हम कल ही पढ़े थे कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। एक बहरूपिया था, वो बहरूपिया कौन? वो बहरूपिया पल्मोनरी आर्टरी। बहुत गंदा है भाई पल्मोनरी आर्टरी, वो है बहरूपिया। वो बार बार सी में आ जाता है और बोलता है कि ऐसा ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड करता है। वेन डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है। आर्टरीज और क्या करती हैं? थिक होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये हमारी थिन होती हैं। प्रेशर हाई, प्रेशर लो, सारी चीजें पता है। बहुत बढ़िया, इसमें तो कुछ वो नहीं है। पानी पानी पानी, बहुत बढ़िया बेटा, पानी पी लेते हैं। पानी 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 याद दिला दे तो तुम बस, है ना। अगला सवाल लगाओ, पानी पी लेते हैं।
अच्छा ये बताओ कितने बच्चों ने मैराथन को, जो हमने 3 दिन की मैराथन ली है, उसको रेगुलरली फॉलो किया है? मुझे एक बार सच्ची सच्ची बताओ कितने बच्चे हैं जिन्होंने सच्ची सच्ची उसको फॉलो करा है? वेरी 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 ऑनेस्टली, वेरी 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 ऑनेस्टली। अंश बेटा जो आप लिख रहे हो ब्रेक दे दो, अंश बेटा आपको ऐसा ब्रेक देंगे ना हम कि आप जिंदगी में ब्रेक नहीं ले पाओगे। सच्ची सच्ची फॉलो करा है सबने, बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत बढ़िया लोग हो यार, काफी लोगों ने फॉलो करा है। बेटा ढंग से फॉलो करा है तो नंबर आएंगे, ये गारंटी है। बस पैनिक मत करना एग्जाम के अंदर, डरना नहीं है। एग्जाम क्या है, जला के आएंगे पेपर को यार, तुम टेंशन नहीं लेना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्यों होती है बेंडिंग, ये भी सवाल आ सकता है। क्यों होती है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट है। मीडियम 1 में अलग है, मीडियम 2 में अलग है, इस वजह से जो लाइट है वो आपकी बेंड हो जाती है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई देयर टाइप। ठीक है भैया, लिख देंगे इक्वेशन, क्या दिक्कत है। पहला देखते हैं, आयरन नेल विद ब्लू कलर सोल्यूशन CuSO4। अरे ये तो बहुत सिंपल है, कौन सी इक्वेशन है ये बताओ भाई। Fe प्लस CuSO4 क्या होगा भैया? Fe जो है वो मिंटू लाल है, Cu है वो चिंटू लाल है। चिंटू लाल को डिस्प्लेस कर देगा, टाटा बाय बाय गुड बाय कर देगा, और क्या बना लेगा बताएं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बड़ा प्यारा, ये तो हम पढ़ चुके हैं बहुत बार यार। चलो आगे देखते हैं। जिंक रिएक्ट विद ग्रीन कलर्ड FeSO4। ये जिंक जो है क्या वो आयरन से ज्यादा ताकतवर है, रिएक्टिव है? याद करो, कैटरीना ने मांगी कार, ऑल्टो जैन फरारी। हाँ भैया ताकतवर तो है, ताकतवर तो है। तो जो जिंक है वो भी डिस्प्लेस कर देगा इसको, और ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली देखते हैं, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन विद पोटेशियम आयोडेट। बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडेट क्या करते हैं, टक, वो अक्षय कुमार वाली चीज है ना, ऐसे वाली। हाँ तो क्या करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया। अगला क्या है, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड। ये भी है डबल डिस्प्लेसमेंट। इनकी एक बार रिएक्शंस देख लो सबकी, जैसे कि अपनी दो तो मैंने आपको बताई दी, ये हमारी दूसरी हो गई लेड की। लेड नाइट्रेट और जो आपका पोटेशियम आयोडेट है वो रिएक्ट करता है, और क्या हो जाता है, दोनों डबल डिस्प्लेस कर जाते हैं, बना देता है लेड आयोडेट और क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब होता क्या है ना, तुम रिएक्शन भूल जाओगे, इसलिए रिएक्शन प्लीज प्रैक्टिस कर लो। ये सेशन खत्म होता है आज 10 बजे, सब सो जाना क्योंकि कल सुबह 5 बजे उठना है, तो 10 बजे तो नींद लेने भाग जाना। ये सेशन खत्म होता है आधे घंटे में, सारी रिएक्शंस एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेना और जाकर सो जाना। चलिए बहुत बढ़िया है ना। चलो, आधे बच्चे लिख रहे हैं भैया येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। बेटा वो यहां पर पूछा नहीं गया है, जो पूछा नहीं गया है वो लिखना नहीं है, जितना पेपर में पूछा जाए उतना लिख के आना है हमें। अगला क्या है, व्हाट इज ओम लॉ। ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है, इसमें मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, ये तो आपको सबको आता है। चलो आगे आगे बात करते हैं। अगला सवाल, अ लाइट ग्रीन हाइड्रेटेड सॉल्ट, अ लाइट ग्रीन हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रोल। ग्रीन विट्रोल किसको बोलते हैं बेटा बताओ, ग्रीन विट्रोल किसको बोलते हैं, FeSO4.7H2O इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं। जो आपके फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है, क्या हम उसको ग्रीन विट्रोल बोलते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, FeSO4.7H2O। अब बोल रहा है, ऑन हीटिंग लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म एनीहाइड्रस व्हाइट सोल्यूशन। अब देखो जब हम इसे हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाएंगे और इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। ठीक है, तो X तो है ये, Y तो है ये। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। दिस सॉल्ट Y ऑन फर्दर हीटिंग प्रोड्यूसेस रेडिश ब्राउन सॉलिड। रेडिश ब्राउन सॉलिड बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा गया है, देख लो बेटा। अब क्या कर रहे हैं हम, इसे वापस से हीट कर रहे हैं। याद करो जब हम इसे वापस से हीट करते थे तो क्या बनता था, Fe2O3। याद आ रहा है किसी को, याद आ रहा है किसी को, बताओ किस किस को याद है, किस किस को याद है, क्या क्या बन रहा है इसके अंदर है, बताओ यार। यार ऐसा मत करो यार, तुम्हें याद नहीं है फिर ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा सा फोकस रखना है। और एक गैस बनती थी SO2 और एक बनती थी SO3, क्या यही बनता है, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये जो चीज है यही इसके अंदर पूछ रहा है। अब आप देख सकते हो, दिस सॉल्ट एक्ट्स ऑन फर्दर हीटिंग प्रोड्यूसेस रेडिश ब्राउन सॉलिड, वो क्या होता है, वो आपका होता है ये। अगला बोल रहा है अ गैस W, देखो एक गैस W विच चेंजेस कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। कौन सी गैस है, अगर नहीं पता तो बता देता हूं, वो होती है आपकी SO2।
वो होती है आपकी SO2। SO2 जो होती है वो कलर क्या कर देती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन का बदल देती है। और लास्ट में पूछ रहा है एंड अ गैस V इज आल्सो फॉर्म्ड व्हिच इज वन ऑफ द मेन एजेंट रिस्पांसिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन सा रिस्पांसिबल होता है, वो आपकी एक गैस बच गई जो कि है आपकी SO3। ठीक है, वैसे SO2 भी होता है रिस्पांसिबल, बट SO3 हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है, तो वो है हमारा SO2 SO3। चलिए क्लियर। तो सारे के सारे रिएक्शन में XYZ WV ये सब कुछ हमने बता दिया। बहुत बढ़िया। ऐसे प्रकार के सवाल दिखेंगे तो डरना नहीं है बेटा, कहीं पे भी डरना नहीं है, अपन को घबराना नहीं है। पहली बात, आगे चलते हैं। अगला सवाल असर्शन रीजनिंग का एक सवाल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन द ऑर्गेनिज्म ऑफ असेक्सुअल। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, वेरिएशन हो जाते हैं। रीजन देखते हैं। वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेजेस, बिल्कुल बात सही है। मतलब रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अगर दोनों सही हैं और इसका परफेक्ट रीजन है तो आपका आंसर आएगा ये, बोथ A एंड B आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट रीजन। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन्स इट्स फूड। अब देखो इसके अंदर ना आप एक चीज याद रखना, जैसे कि अब ये दो सवाल है, आपके पेपर के अंदर भी आपको और वाले ऑप्शन मिलेंगे। अब आप वो देखो जिसमें कि आप आंसर आपको पूरा आता है। जैसे कि आपने पहला पढ़ा, आप पैरामीशियम कैसे फूड अपना करता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूछ रहा है। अगर आपको ये सवाल नहीं आता तो उसी समय पर इस पे समय खराब मत करना, फटाफट से आ जाना आपका ये, क्योंकि आप देखो ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा बट इसमें नंबर कटने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली पूछ रहा है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन तो सबको आता है। क्या होता है, दो साइकिल होती हैं, एक होती है पल्मोनरी सर्किट, एक होता है आपका सिस्टमिक सर्किट। जो हार्ट के अंदर है ब्लड दो बार जाता है, ये तो सबको आता है, इसमें तो कोई नई चीज नहीं थी। उसके अलावा क्या है, वाई इज द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इज यूजफुल। क्यों हम सेपरेट करते हैं? क्योंकि हमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को अलग अलग रखना होता है। क्यों रखना होता है भैया, क्या काम है उसका? उसका ये काम है कि हमें एनर्जी मिलती रहे और हमें एफिशिएंसी मिलती रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, इस प्रकार से आपको, अच्छा वो पहले वाले का बताया नहीं, तो पैरामीशियम कैसे करता है ऑब्टेन अपने फूड। तो अगर ये सवाल आ जाता है तो आप उनके पैरामीशियम के एक हाथ तरीके के सब्सटेंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, सीलिया की मदद से वो क्या करता है, आप अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा होता है। अगला क्या है, लिस्ट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जितने भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन सबको पेट के अंदर मार देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन का रोल बताओगे तुम सब चैट के अंदर फटाफट से। अगला क्या है, मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक, इसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर वॉल क्या होती है स्टमक की, म्यूकस। क्या थी, म्यूकस। वो क्या करती थी, प्रिवेंट करती थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अगला क्या है, सलाइवरी एमाइलेज, ये क्या करता था, उसका आंसर बताओ फटाफट। क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट। बहुत बढ़िया, ट्रिप्सिन क्या कर रहा है हमारा, प्रोटीन डाइजेस्ट। और सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, वो भी याद कर लो भाई फटाफट, देख लेते हैं। देखें जरा किसमें कितना है दम। क्या करता है भाई, अंकल जी पानी पिला दीजिए, क्या बात, बताओ जल्दी क्या करता है। पूरा लिखो लाइन यार, ऐसे मत करो आधे अधूरे, ये याद करवाए हैं कल तुम्हें। अब तुम अगर गद्दारी करवे मत करो। किसको तोड़ता था बेटा, स्टार्च को तोड़ता था, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च को तोड़ रहा है वो, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है हमारा, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, गैस फॉर्म्ड इन एनोड एंड कैथोड। ये इतनी बार बोला था केमिस्ट्री के अंदर कि भाई याद रखना, जब हम H2O को तोड़ेंगे तो कौन सी गैस अपनी कैथोड पे बनेगी, कौन सी एनोड पे बनेगी, इसको दिमाग में डाल लेना। अगर अब भी नहीं डाला तो भैया जिंदगी जिंगल आला हो जाएगी। वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड, कौन सी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बच्चों को पता तो है। कैथोड में कौन सी होती थी, H2, और एनोड पे कौन सी होती थी आपकी, एनोड पे कौन सी होती थी, Cl2। बहुत बढ़िया। वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल, क्योंकि क्या होता है, जो हाइड्रोजन है उसका अगर आप देखोगे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, डबल है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से क्या है, डबल है। अरे सॉरी Cl2 बोल दिया मैंने, अरे सॉरी है ना, गलती से। हाँ चलो एनोड पे O2 बेटा, O2H2। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप सुनो,
अब यहां सुनो ध्यान से, ये क्या है, इसके अंदर ये डबल है इसका नंबर, तो क्या होगा कि आपकी जो हाइड्रोजन गैस होती है जो लिबरेट होती है वो क्या होती है, डबल होती है एज कंपेयर टू अपना। बहुत बढ़िया। अगला क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड टू द वाटर। अगर हम, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल मेरी जान, इतना इंपॉर्टेंट सवाल, ये बच्चे हर कोई गलत करके आता है कि हम पानी के अंदर डाइल्यूट H2SO4 क्यों मिलाते हैं, किसी को नहीं पता, मैं बता देता हूं, वैसे सेशन के अंदर भी बताया। इसका मेन रीजन ये है कि ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में मदद करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में मदद करता है, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी द आंसर। एंड ऑलरेडी देयर आर 98,000 स्टूडेंट। क्या हम 1 लाख पे पहुंचे? तो एक बार अपने दोस्तों के साथ डट के शेयर कर दो और बोल दो प्रशांत भैया को चौथे दिन फिर से, है ना, फिर से पहुंचाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो H2SO4 का मेन काम ये होता है, तो अगर हम H2SO4 हटा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी पानी में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, व्हाट इज अकोमोडेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के कॉन्टेक्स्ट में अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है। अकोमोडेशन का क्या, सिंपल सा एक प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना सा कॉन्सेप्ट है, सुन लो यार। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो आपका जो लेंस होता है, जो आपका आपकी आई का जो लेंस होता है, वो अपनी फोकल लेंथ को बदल लेता है। किसकी मदद से? सिलेरी मसल। उसका बड़ा भाई कौन है? उसके बड़े भाई है सिलेरी मसल, जो कि उसे खींचते हैं बंद करते हैं, खींचते हैं बंद करते हैं। तो सिलेरी मसल्स की मदद से वो क्या करता है, अपनी फोकल लेंथ को बदल लेता है। जैसे कि आप दूर का देख रहे हो, पास का देख रहे हो। दूर का, जब पास का देख रहे हो तो आपका जो आई लेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और जब आप दूर का देख रहे हो तो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका होता है एकोमोडेशन की। वैसे मैं पूरा का पूरा डेफिनेशन बता चुका हूं। अगला सवाल, और इंपॉर्टेंट सवाल, यहां पर भी स्टार मार्क करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल है। सवाल ये बोल रहा है, एज एज क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजेस एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीज। मैंने आपको बता रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। आगे देखो, लाइट एंटर्स फ्रॉम द एयर टू वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। क्या बोल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है उसकी वैल्यू है 4/3। अब हमसे बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर के अंदर जो स्पीड है लाइट की, किस रफ्तार से वो जाने वाला है, ये है हमारा आज का सवाल। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड को उल्टा कर देना, घुमा देना। तो फॉर्मूला बनता है स्पीड ऑफ एयर, स्पीड इन एयर और स्पीड इन वाटर। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। और स्पीड इन एयर आपको ऑलरेडी पता है, जो कि है 3 × 10⁸ तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देना और वाटर की स्पीड निकाल देना। अगर इतना करोगे तो जिंदगी जिंगल आला। चलिए ब्लर बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया? एक बच्चा लिख रहा है लैग मैम। मैम कहां से दिख रहा हूं मैं तुम्हें यार? क्या हो गया है तुम्हें, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी कैसी बहकी बहकी बातें करते हो तुम आजकल। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे अब तो? इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? हो जाएगा सॉल्व, बढ़िया। चलिए, ये आंसर आ रहा है इसका 2.25 × 10⁸ अगला सवाल देखते हैं, मैं जब तक पानी पी लूं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला सवाल है, गिव रीजन प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली सिंसियर फॉर फर्टाइल डेवलपमेंट। मतलब जो फीटस बनता है, प्लेसेंटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैंने बताया था प्लेसेंटा क्या करता है। प्लेसेंटा बेसिकली आपकी मदद करता है, एक तो ट्रांसफर ऑफ फूड, जो आपके फीटस जो डेवलप हो रहा है, जो बेबी डेवलप हो रहा है, उसको खाना कौन देगा? मदर से खाना कौन देगा? कौन देगा? आपका प्लेसेंटा। कैसे देता है? प्लेसेंटा के पास क्या होता है? प्लेसेंटा के पास होता है विलाय। क्या होते हैं? विलाय। वो जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर विलाय हैं, सेम विलाय जो होते हैं वो कहां पे होते हैं? यहां पर आपके प्लेसेंटा के पास होते हैं। सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ इतना नहीं, दूसरी चीज, जो भी वेस्ट पार्टिकल है जो कि फीटस से निकलेगा, उसे मदर के पास पहुंचाना, वो भी क्या करता है? प्लेसेंटा करता है। तो प्लेसेंटा भैया बहुत इंपॉर्टेंट। जितना भी न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट है, वो सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? प्लेसेंटा करता है, फीटस से मदर तक। चलिए अगला क्या है? यूट्रीन लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो क्या होती है? वो थिक बन जाती है
जब फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यूट्रस को पता है कि उसे क्या करना है, जो एम्ब्रियो आएगा उसको क्या करना होगा, उसे होल्ड करना पड़ेगा, यूट्रस को उसे ग्रो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करती है कि एक लाइनिंग बिल्ड कर लेती है यूट्रस अपने ऊपर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपके दोनों के दोनों इसके आंसर हैं। यहां पर आप देख सकते हो, द थिकन्ड यूट्राइन लाइनिंग प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइज एग टू इम्प्लांट। मतलब जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है उसके लिए जो यूट्राइन लाइन है वो थिक हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। आज तो बच्चे पूरे जोश में लग रहे हैं यार, आज तो पूरे जोश में। एक बच्चा लिख रहा है अंबानी क्रॉस प्रशांत भैया टिक। अरे बेवकूफ हो गए हो क्या? अंबानी से कहां कंपेयर कर रहे हो मेरे को? तुम मेरे को पिटवा के मानोगे? तुम मेरे को पिटवा के मानोगे? अंबानी अंबानी से कर रहे हो यार, अंबानी से कंपेयर मत करो तुम। चलो, वी आर एडवाइज टू टेक आयोडीन सॉल्ट इन डाइट बाय डॉक्टर, जस्टिफाई। अरे भैया डॉक्टर जी ने बोला था कि आयोडीन लो, क्यों? क्योंकि यहां पर एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड, यहां पर उसका एक हार्मोन होता है, कौन सा? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम है? थायरॉक्सिन हार्मोन का काम है मेटाबॉलिज्म को सही रखना बॉडी का। और आयोडीन जो होता है, आयोडीन आयोडीन याद रखना, आयोडीन जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के सेक्रीशन में मदद करता है। जो आपके हार्मोन निकल रहा है थायरॉक्सिन का जो सेक्रीशन है वो किसकी मदद से होता है? आयोडीन की। तो अगर आयोडीन नहीं होगा तो जिंदगी जिंगा लाला नहीं हो पाएगी, तो बड़ा ही दुख का काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन, ये तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया। अगला देखते हैं सवाल, और बड़ा ही एक और इंपॉर्टेंट सवाल। देखो, आ जाओ भाई। व्हेन सिल्वर ग्रे पाउडर ऑफ सॉलिड ए इज मिक्स्ड विद पाउडर सॉलिड बी। ये बहुत मुश्किल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, डबल स्टार मार्क कर लेना। जब एक सिल्वर ग्रे पाउडर को क्या किया जाता है, एक सॉलिड ए मान लो, उसका एक पाउडर है, इज मिक्स्ड विद क्या है, एक दूसरा पाउडर है जो कि है बी, उसके साथ कराए मिक्स, नो रिएक्शन अकर, कोई रिएक्शन नहीं हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, बट इफ दी, अब जो इन दोनों के मिक्सचर है ना, अगर हमने इन दोनों को जलाया, इन दोनों को हीट करा और उसके बाद दोनों को मिक्स करा ना, तो पता क्या हुआ? तो क्या हुआ, ध्यान से देखना, विद एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फॉर्मिंग प्रोडक्ट सी, एक प्रोडक्ट बन गया नया जो कि हमारा सी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, विच सेटल्स डाउन एज लिक्विड मेटल एंड सॉलिड प्रोडक्ट डी। एक तो लिक्विड आ गया और एक आ गया आपका प्रोडक्ट डी, मतलब अलग अलग दो प्रोडक्ट बन गए जब हमने ए और बी को हीट करा। तो अब आपको क्या बताना है, और यहां पर एक बड़ी मस्त हिंट दी है, हिंट पढ़ लो, हिंट देखो, सी इन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म रस्ट। इसको तो पकड़ जाओगे, इसको तो पकड़ जाओगे, इसको तो पकड़ जाओगे, बताओ जल्दी बताओ, इसको पकड़ लोगे? सी इन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म रस्ट, इसको तो पकड़ लेंगे। क्या ये? आयरन। आयरन जो होता है जब मॉइस्ट एयर मिलती है तो क्या करता है, वो रस्ट पकड़ लेता है। तो हिंट पकड़ी हमने सबसे पहले कि जो सी है ना भैया, सी है मेरा आयरन। इतना तो मैं समझ गया, ये तो मेरा क्लियर है। अब देखो, अब क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। अब देखो, हमसे बोला है कि ए और बी निकला और सी और डी बना। अब जो हमें पता चल गया, जो मेरा सी है वो तो आयरन है, वो तो आयरन है। अब ये जो रिएक्शन है बेटा, ये है आपकी बेसिकली थर्माइट रिएक्शन। ये है आपकी बेसिकली कौन सी? थर्माइट रिएक्शन। जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूं। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है कि आपका पहले होता है Fe2O3 प्लस Al, ठीक है, प्लस Al, और उसके बाद क्या होता है आपका थर्माइट रिएक्शन में, ये आगे बनता है Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, ये है थर्माइट रिएक्शन और यही आपसे यहां पर पूछी गई है। एंड इट इज वेरी सिंपल, मतलब थोड़ा टफ सवाल था बट यहां पर थर्माइट रिएक्शन है। तो ए क्या हुआ? ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, ये ऐसे, मतलब ओवरऑल। ठीक है, और बोल रहा है राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस, बैलेंसिंग कर लोगे। उसके अलावा क्या है, लास्ट पूछा है राइट वन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, इसका काम क्या है? जो आपकी ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स, उनको जोड़ना, याद आ गया? रेलवे ट्रैक्स के अंदर काम आता है ये, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये वाला जो सवाल है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज मुश्किल सवाल है, बट अगर पेपर में दिखा तो तुम्हें प्रशांत भैया की वहां पर याद आएगी, यार एक दिन पहले भैया ने बताया था, मजा आ गया है यार, पेपर में आ गया सवाल। चलो आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है? हाउ मच करंट बिल एन इलेक्ट्रिकल बल्ब रेजिस्टेंस। कितना टाइम हो गया हमें? 7:20 हो गए क्या? चलो चलो जल्दी करते हैं बेटा, जल्दी करते हैं।
आओ, हाउ मच करंट बिल एंड इलेक्ट्रिकल बल्ब रेजिस्टेंस, कितना आपको रेजिस्टेंस दिया गया है, आपको बोला है कि 100 ओम उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ड्रॉस 220 वोल्ट करंट इफ अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना 100 ओम इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अब देखो सवाल पूछो, सवाल देखो, सबसे पहले सवाल में हमसे ये बोला है, पहले हमें गिवन है रेजिस्टेंस 1, कितना दे रखा है, R1 लिख देता हूं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। R1 हमें गिवन है कितना 1100, ठीक है 1100, और वोल्टेज हमें गिवन है, वोल्टेज हमें गिवन है कितना 220 वोल्ट, ठीक है। अब पहले हमसे पूछ रहा है कि भैया कितना करंट आएगा, तो करंट कैसे निकालेंगे, बेसिक गुंडा कौन था, गुंडा है हमारा ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का यूज ले लो, V इक्वल्स टू IR, तो आपका करंट यहां पर आ जाएगा V बाय R, जिसकी वैल्यू होगी 1000/220, कितनी आ रही है इसका आंसर, इसका आंसर कितना आ रहा है 5, तो आ जाएगी 5 एम्पियर, ठीक है। अब देखो इफ अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, अब मेरा दूसरे अप्लायंस की बात हो रही है, एक मेरा दूसरा हीटर है जो कि 100 ओम उसका रेजिस्टेंस है, इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, बस रेजिस्टेंस हो गया है मेरा अब 100। अब बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ बल्ब कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द हीटर, अब करंट कितना निकलेगा, तो अब क्या होगा 220/100, तो कितना आ जाएगा करंट, वो आप फटाफट से एक बार कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है भाई, एक मिनट कुछ, अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, हमने यहां कैलकुलेशन उल्टी कर दी, सॉरी 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 बेटा, माफी माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, इसको यहां से उड़ाओ, बच्चे लिख रहे होंगे मोए मोए हो गया, मुझे पता है इनको चैन नहीं मिलेगा, ये लिख देंगे भैया आज तो मोए मोए हो गया। देखो यहां पर वोल्टेज कितना था, वोल्टेज था हमारा 220/1100, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0 पॉइंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0.2 एम्पियर, ठीक है, ये आपका आ रहा है 0.2 एम्पियर, आई गेस इतना ही आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब एक बार इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा आपका, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 2.2 एम्पियर, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रशांत भैया का हुआ सवाल में मोए मोए, क्या बात है ना, मुझे पता है तुम बेकार बेकार इंसान हो तुम यार, तुम्हारे लिए कितना ही पढ़ा लूं मैं, एक कैलकुलेशन मिस्टेक और तुम तो भाई, भैया ने तो क्या सवाल गलत, एक दो ये तो 4 लोग तो अपने दोस्तों को बता रहे हैं, इधर आ तेरे को, अरे रोहित तेरे को बात बताता हूँ, आज की क्लास में तो प्रशांत भैया ने एक सवाल गलत करा यार, तो क्या बताऊं तुझे, ऐसी हरकतें करते हो तुम, ठीक है। तो 0.2 2.2 बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, राइट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर रहा है, ये नहीं बताऊंगा भाई, मीथेन पता है, प्रोपेन पता है, 1 कार्बन 3 कार्बन, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या है, कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि कार्बन कंपाउंड के जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं, जैसे कि आपकी और आपकी क्रश का रिश्ता बहुत वीक है, आपकी तरफ से तो स्ट्रांग है बट उसकी तरफ से वीक है, वैसे ही यहां पर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वीक रहती हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्या है, अगला सवाल है नेम दी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म लिखा रहा है, एंजियोस्पर्म बेटा कुछ नहीं होता, इसको हम फ्लावर ही बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, पेपर के अंदर एंजियोस्पर्म आ जाए, भैया ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो एक स्पर्म सेल पढ़ा था, ये एंजियोस्पर्म क्या आ गया, अरे फ्लावर के पार्ट्स पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा, ठीक है, बोल रहा है फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताओ, तो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सिंपल सी चीज है, फ्लावर के सिंपल से जितने भी अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो बता देना, स्टेमिन और पिस्टल जो होते हैं आपके, वो दोनों पार्ट्स आप एक्सप्लेन यहां पर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेल पार्ट को हम स्टेमिन बोलते हैं और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम पिस्टल बोलते हैं, स्टेमिन के अंदर क्या आता है, फिलामेंट और एंथर, तो ऐसे आप पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके आ सकते हो। क्लियर क्लियर, अरे ओके क्या, अरे ओके लिख दो यार, ओके लिख दो। प्रशांत भैया बॉडी बना रहे हो, हाँ बॉडी बनाऊंगा, तुम उस दिन दिखाए तो थे, वो क्या बोलते हैं उसको यार, मैं तो बोलना ही भूल गया, क्या बोलते हैं उसको, डंबल थोड़ी ना बोलते हैं, डंबल तो कुछ और, रॉड, जो रॉड में वेट लगा के बॉडी बना रहा हूं मैं, तुम्हें बताया तो था। जिसका साइंस का पेपर बेकार गया है ना, चलो आपको वापस दिखा देता हूं, एक मिनट, जिसका साइंस का पेपर खराब गया उसके लिए बना रहा हूं मैं, देखो बॉडी, ठीक है, जिसका पेपर साइंस का गया खराब, अब आऊंगा मैं तुम्हारे घर और फिर तुम्हारे साथ होंगे गलत काम, चलो है ना, आ जाए, तो इसलिए पेपर खराब नहीं करना है बेटा, चाहे कुछ हो जाए, आ जाए। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगला देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन इन ह्यूमन फीमेल द एग रिलीज्ड बाय द ओवरी इज नॉट फर्टिलाइज्ड। कल भी बताया था कि क्या होता है
जब एग फर्टिलाइज नहीं होता। जब एग आपका फर्टिलाइज नहीं होता तो एक साइकिल होती है मेंजुरेशन साइकिल, वो स्टार्ट होती है। एग जब फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो नीचे गिरने लगती है, जो यूट्रस की जो थिक लाइनिंग थी वो क्या होती है, फॉल ऑफ करने लगती है वेजाइना के थ्रू, और उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंजुरेशन साइकिल। ठीक है, अगला देखते हैं, नेम वन बैक्टीरियल एंड वन वायरल इंफेक्शन। ये तो तुम बता सकते हो, वायरल का तो एड्स ये सबको पता है, और इसका बैक्टीरियल का आप देख लो साइफिल्स लिख के आ सकते हो आप, है ना, ये सारे के सारे आप लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे देखते हैं, अगला क्या है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नेम दी पार्ट एबीसी। चलो थोड़ा जूम करते हैं और देखते हैं एबीसी पार्ट कौन कौन से हैं। ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ बेटा। ए क्या है, ए है आपका ये वाला, और ये क्या है, ये क्या है, बताएं, ये क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, ये इसके अंदर पोलन ग्रेन बनता था, क्या है ये बताओ, अभी बताया, अगर अब गलत बताया, अब हाँ चलो सही बताया, सही बताया, सही बताया, एंथर बेटा, बहुत बढ़िया एंथर। अगला देखो बी, बी क्या है, बी सेंटर में है, मतलब ये क्या है, ये है आपका स्टाइल, स्टाइल होती है ना जो ट्यूब है, स्टाइल है ना जो ट्यूब है, वो है, ठीक है। और सी बोल रहा है सी सेंटर में, तो सी कौन सा है, सी है आपका ओवरी, क्या है आपका बेटा, ओवरी, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या है, अ कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग डीकंपोजेस टू कंपाउंड गिव कंपाउंड वाई एंड गैस जेड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां भी स्टार मार्क कर लेंगे और करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड वाई, देखो क्या बोल रहा है, एक्स को अगर हम डीकंपोज करेंगे तो वाई और क्या बनेगा, जेड बनेगा। अब बोल रहा है कंपाउंड वाई ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म्स अ सब्सटेंस डब्ल्यू विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अरे बहुत बढ़िया, व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में हम यूज करते हैं CaOH2, ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। अब एक बात बताओ, अगर व्हाइट वॉशिंग में हम ये यूज करते हैं तो ये आता कहां से है, ये आता कहां से है, तो आप सभी को बहुत प्यार से पता होगा कि ये बनता है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं। जब हम पानी के साथ मिला देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को तो ये बनता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि Y क्या है, Y है हमारा यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। और W क्या है, W है हमारा ये हो गया मेरा W। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है आफ्टर 2 और 3 डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग देयर इज अ शाइनी फिनिश ऑन द वॉल बिकॉज ऑफ कंपाउंड एक्स। तो कंपाउंड एक्स, देखो जब व्हाइट वॉश करते हैं कुछ दिनों बाद एक शाइनी फिनिश होती है, बताओ शाइनी फिनिश होती है, किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, अरे बताओ यार किसकी वजह से होती है, शाइनी फिनिश किसकी वजह से आएगी भाई, अरे यार क्या बन जाता है, CaCO3 बन जाता है ना दोस्त। तो इसका क्या मतलब है कि जो X था वो कौन था, वो था CaCO3। तो बेसिकली रिएक्शन ये थी कि CaCO3 को हम हीट करेंगे तो ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। बेसिक रिएक्शन आपकी ये थी, जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं, और सवाल आपको दिख भी गया, आया भी हुआ है PYQ के अंदर, और शायद आपके पेपर के अंदर भी आ जाए। ठीक है, और क्या बोल रहा है, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन कंपाउंड Y इज स्लेक्ड विद वाटर। पानी के साथ जब हम कंपाउंड Y को डालेंगे तो क्या होगा, कंपाउंड Y क्या था, कंपाउंड Y था ये CaO को जो हम पानी के साथ डालते हैं तो पता है क्या होता है, हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, याद रखना। तो जो हम पानी में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक एक तरीके से प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, एकदम क्लियर। PDF कहां मिलेगी बेटा, PDF मिलेगी आपको इस सेशन के बाद। आइए अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमिना एक्सप्लेन करना कुछ नहीं है, बता देना कि एक लाइट जो होती है वो प्रिज्म से अगर पास कर रही है या फिर नॉर्मली पास कर रही है तो क्या होता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर टूट जाती है ना। जैसे कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 अलग 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 कलर के अंदर टूट जाती है, और उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा क्या, डिस्पर्जन। तो क्या है कि डिस्पर्जन के अंदर जो व्हाइट लाइट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर टूट जाती है, और उस पूरे प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डिस्पर्जन। चलिए अगला देखते हैं, अगला है a substance which is used as a drain cleaner is prepared by process X। ये तुम लोग बताओगे क्योंकि ये सवाल बड़ा प्यारा है। देखो क्या बोल रहा है कि एक सब्सटेंस है जो कि ड्रेन क्लीनर की तरह यूज किया जा रहा है, और क्या बनाया जा रहा है, एक प्रोसेस से बनाया जा रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, उस प्रोसेस को बोल रहे हैं X। ठीक है, और क्या बोल रहा है, द बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर Y एंड Z। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो है Y और Z।
और क्या बोल रहा है, विच आर गैसेस, दोनों गैसेस हैं। अब देखो जेड जो गैस है ना वो पॉप साउंड के साथ बनती है, जेड गैस पॉप साउंड। जब भी पॉप साउंड आए तो दिमाग के अंदर, आपके दिमाग के अंदर घुस जाना चाहिए कि अच्छा भैया पॉप साउंड पॉप साउंड पॉप साउंड, तो भैया पॉप साउंड जो है मेरा वो तो क्या होना चाहिए भैया, पॉप साउंड तो मेरा हाइड्रोजन का होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि हमें बोल रखा है कि जो मेरी जेड है ना, जेड, जेड को पकड़ के यहां पर H2 लिख दो, ठीक है। आगे देखो, Y इज यूज्ड एज डिसइंटिफिकेंट। याद करो कौन सी गैस थी जिससे कि हम स्विमिंग पूल को साफ कर रहे हैं, कौन सी वो गैस थी, वो थी हमारी क्या, Cl2। तो हमारी Y जो है वो है मेरी क्या, Cl2, ठीक है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है पता चल गया होगा कि ये जो है वो क्या है, X जो है वो क्या है, बताओ बताओ, आपको पता चल गया होगा सब्सटेंस है वो क्या है, ऑब्वियस सी बात है पता चल गया होगा। ये कौन सा प्रोसेस है, अरे ये क्लोर एल्कलाई प्रोसेस है बेटा, इसमें पूछ रहा है एक्स, प्रोसेस एक्स, तो प्रोसेस कौन सा हुआ, प्रोसेस हुआ क्लोर एल्कलाई। याद रखना क्लोर एल्कलाई में क्या हो रहा था, NaOH बनता था, Cl2 बनता था, हाइड्रोजन गैस बनती थी। तो दोनों हमने हाइड्रोजन गैस और ये दोनों बता दी, XYZ हमें तीनों पता चल गए। और अगला पूछ रहा है राइट दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम ऑलरेडी लिख सकते हैं क्लोर एल्कलाई का, और अगर हमसे कोई डायग्राम पूछ ले क्लोर एल्कलाई का तो हम वो भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है ना। तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है यार, पास आके बताओ, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। बताएं, यहां तक एकदम सब क्लियर, यहां तक एकदम सब क्लियर। कितने सवाल हो गए, 47। एक मिनट, जरा मुझे इसको बंद करना पड़ेगा दूसरी स्लाइड ओपन करने के लिए, एक मिनट, एक मिनट देंगे। जब तक बताओ कि आपको साइंस में क्या क्या अभी प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ क्या क्या और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कितनी आपकी प्रिपरेशन हो गई है, कितनी प्रिपरेशन आपकी हो गई है ये बताओ, कितने परसेंट प्रिपरेशन हो गई है। सर आप कहां रहते हो, घर का एड्रेस दे दूंगा बेटा, टेंशन मत लो। अबे बेवकूफो, ये बच्चे मांग रहे हैं ब्रेक दे दो, तुम्हें शर्म आ रही है, शर्म। ऐसा नहीं होता तुम्हें कभी कभार कि भैया से ब्रेक मांग लेते हैं, कल पेपर है, प्रशांत भैया 3 या 4 दिन से खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, प्रशांत भैया ने तो आज तक ब्रेक नहीं मांगा, हम ही ब्रेक मांगते रहते हैं, पेपर हमारे हैं या प्रशांत भैया के हैं। ऐसा मतलब थोड़ा तो कभी कभार सोच लिया करो यार, ऐसा मत करा करो, दिल से बुरा लगता है दोस्त, दिल से बुरा लगता है। कितना परसेंट कर लिया है तुमने, ये बताओ मुझे, तो कितना परसेंट कर लिया है, 99%, 80% कंप्लीटली। बायो के डायग्राम्स प्रैक्टिस करो बेटा, बायो के डायग्राम्स तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वरना जिंदगी में बड़ी ही दुख हो जाएगा। और 5 बजे कल कौन कौन आ रहा है क्लास में, एक बार मुझे बता दें, 5 बजे कौन कौन बच्चे आ रहे हैं, 5 बजे कौन कौन आ रहे हैं। देखो ये आपकी साइंस की हो जाएगी, उसके बाद SST आपको पता है दिगराज सर पूरा संभाल लेंगे, मैथ शोभित भैया आपके संभाल लेंगे, ठीक है। मैंने दोनों से बोल रखा है मैराथन चलेंगे उनकी भी, तो इसलिए साइंस, SST, मैथ जो तीनों आपके पेपर हैं वो बेस्ट जाएंगे, वो हमारी गारंटी है, वो पूरी हमारी टीम की गारंटी है, टेंशन मत लो, ठीक है एकदम। सुबह कौन कौन आएगा ये बताओ भैया, मैं रिकॉर्डेड देखूंगा। अबे 7 बजे क्लास खत्म होगी, स्कूल तुम्हें पेपर नहीं देने जाना, मैं नहीं बताऊंगा, क्या बात है, क्या बात है। और देखो एक दो टिप्स सुन जाओ, सीक्रेट टेक्निक सुन जाओ। जैसे पेपर हाथ में आए MCQ अटेम्प्ट करने मत दौड़ना प्लीज, ठीक है। पहले पेपर के जो सवाल है ना सारे, वो क्या होता है मैंने आपको बताया था, यूनिट्स जो होते हैं वो देख लेना। जैसे कि MCQs के अंदर भी कहीं पर 10 सेंटीमीटर है, कहीं 10 डायोप्टर है, कहीं फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं यूनिट्स देख लेना, क्योंकि यूनिट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सिली मिस्टेक कर जाओगे यूनिट के चक्कर में, तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा कि यार शुरू में इससे बढ़िया हम यूनिट देख लेते तो काम बन जाता। पहली टेक्निक यूनिट, यूनिट बेटा, यूनिट याद रखना है, यूनिट हमें पेपर उठते ही हमें क्या करना है, यूनिट हमें देखते चलना है, ये पहली टेक्निक हो गई। दूसरी टेक्निक, जो और वाले ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमें बोल रहा है कि ए या फिर बी, इनमें से मतलब जो हमें चूज करने होते हैं उनको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे कि बाद में जब आप क्वेश्चन पे पहुंचो तो आपको दिमाग ना लगाना पड़े, आपको पता चल जाए यार ठीक है यही अटेम्प्ट करना है, ओके टाटा बाय बाय। 2 टेक्निक। अगली, जब आपकी ये सब चीजें हो जाएं उसके बाद आप वापिस आओगे और फिर आप MCQ लगाना शुरू करोगे। पेपर को स्टार्ट करो MCQ से ही, मेरा यह सजेशन होता है, ठीक है। पेपर को स्टार्ट करो MCQ से, बट अगर मान लो पेपर टफ आ गया, वैसे आता नहीं है बट अगर आ गया बाई चांस, और पेपर मतलब तुम्हें MCQ देख के लग रहा है कि और भैया ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो पेपर मुझसे नहीं हो पाएगा, उस समय पर क्या किया जाएगा,
उस समय पर। तो देखो फिर एमसीक्यू सेक्शन को छोड़ो और अगले सेक्शन पे बढ़ो फटाफट, ठीक है। अगर एमसीक्यू के 4 सवाल पढ़ रहे हो, चारों समझ नहीं आ रहे, फटाफट से आगे बढ़ जाना, समय मत खराब करना। मैं फिर बोल रहा हूं, साइंस का पेपर मुश्किल नहीं आएगा, साइंस का पेपर कुछ सवाल ट्रिकी आएंगे। ट्रिकी से मेरा क्या मतलब है, वो जो सवाल होंगे ना वो क्या करेंगे, आपको बार बार परेशान करेंगे, आप उनमें अपना समय गवाओगे। तो ये चीज आप एकदम याद रखना, साइंस का पेपर टफ नहीं आएगा, साइंस का पेपर ट्रिकी आएगा, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है, ये याद रखना। एंड जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनको ढंग से लिखोगे तो नंबर आएंगे। थोड़ा एलोबरेट करना, बट उतना ही लिखना जितना पूछा जा रहा है बस, ठीक है। चलिए, आई होप ये एकदम क्लियर है। चलें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा फ्लेमिंग्स का। ये देखो फ्लेमिंग्स की स्पेलिंग भी क्या लिख रखी है भाइयों, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, आ जाओ भाई, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। चलिए 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 चलिए, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बता दो भाई, देख के बताओ जल्दी क्या है, एक्सप्लेन करिए ना। डायग्राम बनाकर आते हो, जरूरत नहीं है, टाइम मिले बना देना, वैसे सच कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम एक्सप्लेन कर आओगे कि जो मदर फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, याद रखना, ये याद रखना, कुछ तो गड़बड़ गया दया, ये याद रखना, ठीक है। और एक्सप्लेन करिए ना और लिखिए ना कि फिर फ्लेमिंग्स बाबा ने ये बोला कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है ना, और उस फोर्स की डायरेक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। चलिए, हाउ डू द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन चेंज व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मिक्स्ड। अच्छा देखो, अब क्या बोल रहा है, आयरन की प्रॉपर्टीज कैसे बदलेंगी अगर मैं उसमें कार्बन मिला दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और बच्चे इसको गलत करके आते हैं, बट तुम सुन रहे हो इसलिए तुम गलत नहीं करोगे कल के पेपर में। अगर आयरन है, आयरन में मैं अगर कार्बन मिला रहा हूं, याद करो एक छोटा सा टॉपिक था एक चैप्टर के अंदर, अलॉय। अलॉय में क्या होता था, जब भी हम आयरन प्लस कार्बन करते थे तो वो क्या बनाता था, वो बनाता था मेरा स्टील। तो प्रॉपर्टीज कैसे बदल जाएंगी कि स्टील बन जाएगा। अब स्टील की प्रॉपर्टीज भी यहां लिख के आनी पड़ेंगी। स्टील कैसा होता है, स्टील में कोरोजन नहीं लगती। स्टील की प्रॉपर्टीज क्या है, स्टील के अंदर कोई भी कोरोजन वोरोजन कुछ नहीं लगती, स्टील भैया एकदम बढ़िया है ना। और ये जितनी भी स्टील की 1-2 प्रॉपर्टीज है वहां पर आप लिख के आओगे। अगला क्या है, निकल एंड क्रोमियम, ये आप बताओगे मुझे, निकल एंड क्रोमियम क्या बनाते हैं, कौन सा अलॉय बनाते हैं वो आप मुझे बताओगे। दूसरा एक बच्चे ने लिखा है बहुत बढ़िया, इस पे आप स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो कि जो स्टील होता है वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बताएं बताएं क्या होगा इसका आंसर, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका क्या, स्टेनलेस स्टील। क्या होता है बेटा, जब हम मिक्स करते हैं, जब हम मिक्स करते हैं निकल और क्रोमियम को तो क्या बनाता है, वो बनाता है स्टेनलेस स्टील। निकल क्रोमियम मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, ये मैं बता रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा लोगों को नहीं पता, शांति से सुन जाओ, ठीक है। आयरन और उसका याद रखेंगे और इसका याद रखेंगे, क्या है, ठीक है। सुबह कितने बजे आ रहे हैं बेटा, 5 बजे सुबह, 5 बजे सुबह देखो मेरा खुद का गला खराब है इतने समय से, बट मैं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ लो यार, है ना। देखो, नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड। नेफ्रॉन्स कहां मिलते हैं, किडनी के अंदर। राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो जहां पर ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला, जब तक ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं है। इसमें बोला है स्ट्रक्चर बता दो और तुम फंक्शन बता दो। स्ट्रक्चर में क्या बताओगे, मैंने स्टेप बताए थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है सबसे पहले, बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, वापस से जो इंप्योरिटीज होती हैं वो मतलब ब्लड वापस से अपनी सारी प्योरिटीज खींच लेता है। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसके अंदर सारा वेस्ट प्रोडक्ट भेज दिया जाता है। तो 3 स्टेप थे, वो आपको यहां पर एक्सप्लेन करके आना है विदाउट डायग्राम। डायग्राम नहीं भाई, कितने गंदे स्टूडेंट्स हो तुम, थोड़ी तुम्हें शर्म क्यों नहीं आ रही है। 99,000 स्टूडेंट्स बैच रहे हैं, ऐसा नहीं कि थोड़े दोस्तों को शेयर करके 1 लाख ही करा दे भैया के, पर नहीं 99 पर टिका के रखेंगे इतनी देर तक, थोड़ी तो है ना। सही है, ये एकदम क्लियर है, वो आपको प्रोसेसेस याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 2 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पाइरोगाइरा एंड प्लेनेरिया रिप्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन। रीजनरेशन पे कौन रिप्रोड्यूस करता है, ये आप बता दो, ये आप बता दो, ये आप बता दो, जल्दी जल्दी। कौन करता है रीजनरेशन, याद कर लो इन दोनों में से, याद कर लो
कौन सा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्लेनेरिया बेटा, बहुत सही। इसका उत्तर होगा क्या? प्लेनेरिया। ठीक है, तो प्लेनेरिया जो होता है वो क्या करता है? रीजनरेशन। और स्पाइरोगाइरा क्या करता था? फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगाइरा क्या कर रहा है? स्पाइरोगाइरा करता है फ्रेगमेंटेशन। अगला क्या पूछ रहा है? गिव वन एग्जांपल ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सेम प्रोसेस। बताओ, ये जो हमारा रीजनरेशन होता है, ये एक और इसमें नाम बता दो जो कि इसमें कर सकता है। फटाफट से एक बार आप नाम बता दीजिए कि कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कर सकता है। बहुत सही। अरे लिजर्ड मत लिख के आ जाना, लिजर्ड लिखोगे आंसर गलत है। हाइड्रा, लिजर्ड नहीं करती रीजनरेशन। कल के सेशन में भी बोला था चिल्ला चिल्ला के, फिर तुम गलत लिख के आओगे, है ना। अगला सवाल देखते हैं। ऑन हीटिंग द ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, क्या बोल रहा है? इन अ बॉइलिंग ट्यूब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस, ब्राउन गैस तो पता है हमें, ब्राउन गैस तो हमें पता है NO2 ही होती है, इज फॉर्म्ड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड क्या? आपकी गैस एक्स। यहां पर बोल रहा है टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन से मतलब है कौन सी रिएक्शन है। ये कौन सी है? डीकंपोजिशन। कौन सी है? डीकंपोजिशन। देखो टूट रहा है बेचारा, जो आपका कॉपर नाइट्रेट है वो क्या हो रहा है? वो बिखर जा रहा है वो टुकड़ों के अंदर। वो यार बोल रहा है कि यार लो भाई, मैं इसमें भी डिवाइड हो गया, इसमें भी डिवाइड हो गया, इसमें भी डिवाइड हो गया। तो कॉपर जो आपका नाइट्रेट है वो टूट जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? डीकंपोजिशन। पूरा नाम लिखकर आना, क्या? थर्मल डीकंपोजिशन। पूरा नाम लिख कर आना ताकि टीचर बोले यार इसको तो आता है। क्या? थर्मल डीकंपोजिशन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अगला क्या है? राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये तो आप लिखे होगे, बहुत बार बता चुका हूं। अगला राइट दी क्या हुआ? 100 के हो गए थे क्या हुआ? पता नहीं कि बच्चे क्यों लिख रहे हैं 100 के। राइट दी पीएच रेंज ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ गैस एक्स। एक्स के पीएच कैसा होगा? देखो NO2 जो है वो कैसी गैस होती है? याद करो कैसी है? ये है एसिडिक। तो याद रखना इसका जो पीएच है वो क्या होगा? 7 से बिलो होगा। तो बिलो 7 विल बी दी पीएच। ठीक है बेटा, ऑल ओके, ऑल ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये आपकी रिएक्शन होती है CuNO3 और ये रिएक्शन याद करके जाना बेटा। अगर बैलेंसिंग याद नहीं भी करो, वहां पर बैलेंस तो कर ही सकते हो यार, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनकी तुम्हें पूरी पूरी याद होनी चाहिए। 4-5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई हैं वो तो याद कर जाओ एटलीस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब दी फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं? ये पूरी चीजें आपको पता है। पहली होती है रेजिस्टिविटी, दूसरी होती है लेंथ, तीसरी होती है एरिया, चौथा होता है टेम्परेचर। ये 4 चीजें होती हैं जिससे कि आपका रेजिस्टेंस जो है इफेक्ट हो रहा होता है। यहां पर बस इतना लिखकर आना था और जिंदगी मस्त हो जाती है आपकी। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है? Why is there difference in the rate of breathing between aquatic organism and terrestrial organism? क्यों होता है भाई डिफरेंस? बताओ क्यों होता है भाई डिफरेंस? क्योंकि जो एक्वेटिक हैं उनके पास बेचारों के पास ऑक्सीजन नहीं है, वो सांस लेते हैं बहुत तेज 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 तेज, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन पानी में कम है, जबकि हमारे पास तो बहुत ज्यादा है। इस वजह से उनकी रेट ऑफ ब्रीथिंग हाई रहती है एज कंपेयर टू अस। आगे देखते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो मैंने आपको बोला था कुछ डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसका डायग्राम आपको आना चाहिए और लेबलिंग आनी चाहिए, और मेजरली इसमें से, इस डायग्राम में से लेबलिंग पे सवाल बहुत बार आता है। ठीक है, चलो भैया बोर्ड पेपर को लीक करो ना। रुको रुको, बोर्ड पेपर को लीक कर देते हैं। रुको रुको रुको, बोर्ड पेपर को लीक कर लेते हैं। मोदी जी को फोन मिलाते हैं। चलो मोदी जी को फोन मिलाते हैं। मोदी जी को फोन। हाँ मोदी जी कैसे हो? हाँ मोदी जी, हाँ नहीं नहीं नहीं, कल आऊंगा चाय वाय पीने। तो अभी इतनी जल्दी कैसे आ जाऊंगा? आप भी कैसी बात कर रहे हो मोदी जी? बाद में। हाँ तो ये बच्चे पूछ रहे हैं मोदी जी की वो करा दो, ये बोर्ड का इनका पेपर बता रहे हैं 10th का, वो डिक्लेयर करा दो। अच्छा लीक, हाँ शेयर कर रहे हो? अच्छा व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो? अच्छा कह रहे हैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं भाई मोदी जी। बच्चे आपको हेलो कर रहे हैं सर। मोदी जी आपको जो है बच्चे वो हेलो कर रहे हैं। ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, बच्चों को ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं भाई, ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं उनकी तरफ से। ठीक है, बच्चों को क्या बोलना है? अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि पेपर सब लीक हो गया और व्हाट्सएप पे आ जाएगा। व्हाट्सएप पे मोदी जी मुझे भेजेंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, खुश? वो करवा दिया पेपर लीक। ठीक है, पढ़ लो पिट जाओगे। चलो आओ फटाफट।
क्या है, अब आगे आगे बढ़ रहे थे, क्या था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम। लेबलिंग याद रखेंगे, फेरिंग्स कहां है, लेरिंग्स कहां है, ट्रैकिया कहां पर है, डायफ्राम नीचे होता है, एल्वोलाई कहां पर होता है, डायग्राम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशंस, एनालाइज एंड डिस्क्राइब द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्क कर लीजिए बेटा। मोए 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 बाद में करेंगे, आ जाओ, मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा फोकस पे लगाएं। आपको देखना है इन कंडीशन में क्या हो सकता है। पहली कंडीशन, टेस्टीज ऑफ मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रोइक डेवलपमेंट। मतलब आपने सुना होगा या फिर कल पढ़ा भी था हमसे कि जो टेस्टीज होती हैं वो कहां होती हैं, स्क्रोटम में होती हैं, स्क्रोटम में होती हैं। अगर जब एक मेल बर्थ हो रहा है उसके समय पर जो टेस्टीज हैं वो स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाई, तो क्या होगा, तो क्या होगा, स्क्रोटम का मेन काम होता है एक ऐसा टेम्परेचर देना टेस्टिस को जिसकी मदद से वो स्पर्म को फॉर्म कर पाए। अगर 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 ये स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस नहीं होंगी तो क्या होगा, जो स्पर्म होगा ना वो बहुत कम बनेगा। तो जो स्पर्म फॉर्मेशन है, 1 मिनट पानी पी लूं, ये ऐड क्यों लिखते हो तुम, सुनो सुनो सुनो। हाँ, क्या था, जो स्पर्म सेल है वो क्या होगा, यहां पर कम बनेंगे। अगला क्या है, वास्ट डिफरेंस ऑफ द मेन इज प्लग्ड, मतलब ऑफ द मैन इज प्लग्ड। प्लग्ड मतलब क्या है, जो कि हमने कल बताया था आपको, वेसिक्टोमी के अंदर क्या करते हैं, काट के बांध देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो स्पर्म होगा वो पेनिस तक पहुंचेगा ही नहीं, जो टेस्टीज है उसके अंदर ही आपका स्पर्म रह जाएगा। अगला क्या है, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल आर नॉट फंक्शनल। प्रोस्टेट और सेमिनल ग्लैंड के काम क्या होते थे, सीमन बनाना। वो क्या करते थे, स्पर्म सेल को कुछ फ्लूइड देते थे जिससे कि वो सीमन बनाते थे। तो अगर अब ये नहीं होंगे तो क्या सीमन बनेगा, सीमन नहीं बनेगा। आगे क्या बोलते हैं, एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन ह्यूमन फीमेल। जब भी एग फर्टिलाइज नहीं होता क्या होता है मेरी जान, कुछ नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पता है आपको। लास्ट, प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू यूट्रस। अगर प्लेसेंटा नहीं है तो जो फीटस है, जो बेबी है, उसको खाना कहां से मिलेगा, जब उसे खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसे प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाएगी, फीटस को या फिर बेबी को नरिशमेंट नहीं मिल पाएगी। तो ये बड़ा ही मुश्किल एंड अच्छा सवाल था जिसमें ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी थी और पूछ रहे थे इंपैक्ट क्या होगा, तो इंपैक्ट आपको यहां पर एनालाइज करके बताना था। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अगला सवाल है, कार्बन ग्रुप C4 इन पीरियोडिक टेबल इज नोन टू फॉर्म कंपाउंड्स विद मेनी एलिमेंट्स, राइट एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। कुछ नहीं है, बोल रहा है कार्बन का एक कंपाउंड बता दो जो कि क्लोरीन के थ्रू बन रहा है, एक बता दो जो ऑक्सीजन के थ्रू बना रहा है, और उसके डॉट स्ट्रक्चर बता दो। तो एक तो आप बना दो यहां पर CCl4 है ना, एक तो ये बना दो, और एक बना दो CO2, और इन दोनों के डॉट स्ट्रक्चर बना दो। डॉट स्ट्रक्चर तो बनाने आते हैं ना, मैंने आपको बताए थे ना कि भाई सी बनाना, क्रॉस बनाना, क्रॉस बनाना, क्रॉस बनाना, क्रॉस बनाना, याद आ रहे हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से, उसी से ही आपको बनाने। इसका ऑक्सीजन, ये CO2 का तो बड़ा सिंपल सा होता है, CO2 का तो आपको पता है बड़ा सिंपल सा होता है। जो ऑक्सीजन होते हैं उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहां पर एक ऑक्सीजन ऊपर बना लो, एक ऑक्सीजन नीचे बना लो, इसके यहां पर इसके 6 इलेक्ट्रॉन बना लो, एक पेयरिंग ऐसे कर दो, सिमिलरली इसके ऐसे 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 बना दो, एक पेयरिंग ऐसे कर दो और एक ऐसे कर दो। तो ये आपका CO2 का डायग्राम हो जाता है। सिमिलरली आप ऐसा Cl4 का डायग्राम बना सकते हो क्या बेटा, है ना, ठीक है, क्लियर। तो ये आराम से आप कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल सवाल था। चलिए ये देखो, ये वैसे इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में नहीं है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर याद रखना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो मैंने बताया वही होता है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट। देखो क्या बोला है, जब जिंक को हम उठा रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अ गैस एक्स इज, क्या बोला है, इवॉल्व। तो मतलब हमसे क्या बोल रहा है कि अगर मैं जिंक को एक एसिड के साथ कर रहा हूं रिएक्ट, तो क्या बनता है, मेटल, मेटल और एसिड क्या बनाते थे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। तो इसका क्या मतलब है, एक्स जो है वो तो हाइड्रोजन होगा, विच इज यूटिलाइज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, नेम दी गैस इन्वॉल्व, बताई दिया आपको हाइड्रोजन। अगला देखते हैं, राइट दी केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड ऑल्सो राइट दी टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। अब देखो यहां पर आप ले सकते हो एक एसिड, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसको यहां पर काट के बोल दो डाइल्यूट H2SO4। तो अब आपको H2SO4 की जिंक के साथ एक रिएक्शन दिखानी है, और
उस रिएक्शन को बैलेंस कर देना। अगला काम क्या है, अगला पूछा है कि राइट दी टेस्ट, किस टेस्ट से हम हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करते हैं, तो होता है हमारा पॉप साउंड। कैसा? पॉप साउंड। ठीक है, एग्जाम में भी करना है पॉप साउंड। क्या बात है, क्या बात है भैया, 9th की भी तो लाइव करो। अरे बेटा अभी 10th को पढ़ा लें। इनका मैं बताता हूँ, इनको ये पढ़ने लिखने में बढ़िया नहीं है। तुम तो बढ़िया पढ़ते हो 9th वालों, ये सब बेवकूफ हैं 10th वाले। इनको पढ़ाना पड़ता है, इनको एक एक क्वेश्चन कराने पड़ते हैं। ये ऐसी हैं बच्चे, मानते नहीं है ना, तो तुम्हें बाद में पढ़ाएंगे, है ना। अब 10th वाले ऑफेंड हो जाएंगे, 10th वाले बोलेंगे हमें कैसे बेवकूफ बोल दिया यार। चलो, डिस्क्राइब द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कुछ नहीं होता, यहां पर एक्सप्लेन करके आ जाना, जिससे लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होती है। दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं, और डायग्राम बनाकर आ जाना। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल्स आफ्टर रिएक्टिंग विद कोल्ड वाटर, जब आपका H2O के साथ रिएक्ट करता है तो वो फ्लोट क्यों करने लगता है सरफेस पे? फ्लोट क्यों करने लगता है? क्योंकि आपको पता है क्या बनता है, मुझे बताओ क्या बनता है, बताओ। समझ पा रहे हो? रिएक्शन याद है? किस किस को रिएक्शन याद है? क्योंकि भैया जब हमारा कैल्शियम आता है, वो हमारा इससे मिलता है, हाइड्रोजन से और वाटर से मिलता है, तो गैस निकलती है रिएक्शन में, जो कि होती है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, जो कैल्शियम होता है वो फ्लोट करने लग जाता है ऊपर। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर, है ना। चलो चलो, राइट दी क्या बोला है, राइट थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। थ्री टाइप की कौन सी होती है? आर्टरीज, वेन्स और आपकी क्या है, कैपिलरीज। आगे क्या बोल रहा है, गिव वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं, ये टूवर्ड लेके जाती हैं। और ये क्या करती हैं, आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती हैं। तीनों के काम क्लियर है क्या? बताओ, तीनों के काम क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने पूरा का पूरा देख लिया। डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये मुझे बताने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये होता है हमारा लाइट का बाउंस बैक होना। लाइट गई और बाउंस बैक हो गई, लाइट गई बाउंस बैक हो गई। ये क्या है? ये हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस वैसे हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है इसमें जब डिफरेंसेस का सवाल अगर आया तो पहले तो डेफिनेशन लिखो, दूसरा क्या करो, दूसरा यहां पर लिख दो कि यार जो लॉज होते हैं उसके अंदर, रिफ्रैक्शन के अंदर एक स्नेल्स लॉ होता है और इसके अंदर स्नेल्स लॉ नहीं होता। तो इसके अंदर जो नॉर्मल लॉज होते हैं वो आप लिख सकते हो, और इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, इसमें वो जो दो लॉज इसके हैं वो लिख सकते हो। उसके अलावा इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होती हैं, यहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है, लेंस होता है, जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं। Why are these certain compounds called हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन कुछ कंपाउंड को क्यों बोलते हैं, बोलो भाई? काहे? क्योंकि उन कंपाउंड में सिर्फ कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। आगे क्या है, राइट दी जनरल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, देखना क्वेश्चन में। राइट दी जनरल फॉर्मूला फॉर होमोलोगस। होमोलोगस का क्या मतलब होता है? होमोलोगस का क्या मतलब होता है भैया? क्या होता था, पढ़ा तो था। जिसके बीच में जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं उसका डिफरेंस कितना होता है, CH2 का। याद रखना, बस इतना याद कर जाओ। आप हैं, आपके आगे आपका मित्र बैठा है और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है CH2 का। बहुत बढ़िया, ये क्लियर है ना। अगला क्या है, बोल रहा है कि आपको ये बताना है जनरल फॉर्मूला क्या होता है होमोलोगस सीरीज के लिए, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइन का। अगर नहीं पता, लेक्चर में बताया था, बट अगर नहीं पता तो याद कर लो। एल्केन का होता है CnH2n+2, मतलब CnH2n+2। ठीक है, उसके अलावा क्या है, हमारा एल्कीन का होता है Cn2n और एल्काइन का होता है Cn2n-2। ठीक है, ये फॉर्मूले आप याद कर सकते हो होमोलोगस सीरीज का। होमोलोगस सीरीज पे मुझे ऐसा लगता है एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, जिसमें कि आपको पूछ लेगा कि एक, आपको बोल देगा कि एक कंपाउंड है CH4 और ये होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर है। तो बताओ चौथा मेंबर कौन सा होगा, फोर्थ मेंबर कौन सा होगा? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? दूसरे मेंबर को पहले कैलकुलेट करो। कैसे? CH2 को प्लस करके, CH2 को प्लस करो, फिर CH2 को प्लस करो, फिर CH2 को प्लस करो, तो चौथा मेंबर आपका आ जाएगा। तो ऐसा एक मुझे होमोलोगस सीरीज पे सवाल आने की चांसेस बहुत ज्यादा लगती हैं। तो प्लीज इसको सुन लीजिए, इसको सुन लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100K लाइक्स, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। कार्तिक स्टूडियो लिख रहे हैं रिकॉर्डेड। हाँ बेटा ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि
लाइव में तो मैं आपके घर आके पढ़ाता हूं और हाथ में पेन लेता हूं और आपको सारे क्वेश्चंस लिखवाता हूं। बहुत बढ़िया, चलिए बेटा, मजाक करता रहता हूं मैं, तो ऐसे दिल पे ना लगाएं। क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फ्यूज इन प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है उसको कैसे बचाता है मेरा फ्यूज। देखो ये बता रखा है, जब भी आपका जो करंट है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आ जाता है तो फ्यूज क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, जिससे कि आपके जो अप्लायंसेस हैं उनको शॉर्ट सर्किटिंग से बताता है। तो यहां पर लिख देना, शॉर्ट सर्किटिंग से भैया बचाता है। जो आपका शॉर्ट सर्किट है उसको होने से प्रिवेंट करता है कौन, आपका फ्यूज। आगे देखते हैं, हाउ डज इट ऑपरेट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग अ फ्यूज। अगर आप मार्केट में जा रहे हो, किस फैक्टर पे आप फ्यूज को सेलेक्ट करोगे। सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो वो होता है लो लो क्या बोलो भाई, मेल्टिंग पॉइंट। बताएं किस किस को पता था, किस किस को पता था। बढ़िया बढ़िया, कैसे चल रही है वैसे तुम सबकी प्रिपरेशन, बढ़िया है ना। थोड़ा सा फोकस रहो यार, बस कल कल की बात है ना। चलिए अगला सवाल, नेम दी पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि आपको अब सवाल सामने दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, अब बात देखो, वेयर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस्ड। मैंने बताया था इस मेथड को हम क्या बोलते थे, IUCD, कल ही बताया था, इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कहां पर रखते थे ये बताओ। अबे ओविडक्ट कौन लिख रहा है रे, अबे मूर्ख, ओविडक्ट मत लिखे यार भाई, बुरा लग जाएगा दिल से मुझे। बताओ जल्दी बताओ, कॉपर टी IUCD कहां पर प्लेस करते थे। अबे लिख दो यार, कोई तो सही आंसर लिख दो। एक बच्चा लिख रहा है ओवरी, अबे क्या हो गया है तुम्हें। यूट्रस में बेटा, ओवरी में कैसे, यूट्रस के अंदर प्लेस करते थे, यूट्रस के अंदर प्लेस करते हैं, याद रखना यूट्रस के अंदर प्लेस कर रहे हैं। अगला देखो, विच इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ एग। क्या चीज है जिसको ब्लॉक किया जाता था एग को ट्रांसफर करने से बचाने के लिए। याद करो वेसेक्टोमी में हम क्या करते थे, जो फेलोपियन ट्यूब है उसको हम फाड़ के बांध देते थे। तो कौन सी है, इसका आंसर आएगा फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब सेम ही चीज होती है, सेम नाम है। वेयर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल्स सच एज ओवम टेक प्लेस। जो आपका गैमेट सेल है वो कहां बनता है, इसका आंसर है आपका ओवम, है ना, इसका आंसर है आपका ओवम। जो आपकी ओवरी होती है, ओवम होता है, वहां पर ये आपके बन रहे होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, फ्रॉम वेयर द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन। किस जगह से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है, तो इसका आंसर है आपका प्लेसेंटा। इसमें हम पढ़ भी चुके हैं और मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, प्लेसेंटा पे एक सवाल आने की चांसेस मुझे बहुत हाई लग रही हैं, तो प्लीज प्लेसेंटा पढ़ लो ध्यान से। ठीक है ना, ठीक है। चलिए एक बच्चा लिख रहा है हैप्पी एनिवर्सरी, क्या बात है। अगला देखते हैं, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है। अब ये जो टॉपिक था ये हमने कल बायो की लाइव में कवर नहीं करा था क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, बट इस सवाल को मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि जो बच्चा पूरी मैराथन्स को फॉलो कर रहा होगा तो उसको मैं नहीं चाहता एक भी टॉपिक उसका मिस हो, इसलिए एक टॉपिक और उठा के लेकर आया, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, वो जो फूड है ना उसी के सप्लाई को, प्लांट में जो फूड है उसके जो ट्रांसफर हो रहा है ना, किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम तो पढ़ा था हमने, फ्लोएम के थ्रू जो फूड का ट्रांसफर है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। अब बोल रहे हैं कि व्हाई इज इट एसेंशियल, इसलिए एसेंशियल है क्योंकि फूड जो है वो ट्रांसफर करना है हमें हर जगह, है ना। फूड बनता कहां पर है, याद रखना, एक प्रोसेस याद रखना, फूड बनता है लीफ में, फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है, लीफ में। फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं, इसको हर जगह ले जाते हैं, स्टेम में ले जाते हैं, रूट में ले जाते हैं, हर जगह ले जाते हैं। तो खाने को कौन ले जाता है, फ्लोएम ले जाता है। अब अगला सवाल क्या है, वेयर डू द सब्सटेंस इन द प्लांट रीच एज द रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन। कहां पहुंचते हैं, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जितने भी आपके फूड बन रहे हैं फ्लोएम के थ्रू हर जगह जाते हैं, स्टेम में जाते हैं, रूट में जाते हैं, लीव से हर जगह जाते हैं, एवरी पार्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन पढ़ लो, ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज सुक्रोज, अमीनो एसिड थ्रू आउट द प्लांट वाया फ्लोएम। बस इतना अगर लिखकर आते हो ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन, ओके है भैया, फुल नंबर है। चलिए
चलिए भैया अब बढ़ जाते हैं हमारे आज के 66 यानी हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल बेटा, आखिरी सवाल। उसके बाद 5 मिनट तुम्हारे और भी लूंगा, क्योंकि तुमसे कुछ चंद लाइन तुमसे बातचीत करनी है हमें, है ना, क्योंकि पिछले 3 दिन से तो हम रगड़ रहे थे, अब हमसे कुछ बातचीत करनी भी जरूरी है। तो एक बार इस सवाल को देखते हैं, फिर बात करेंगे। देखें, इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट। वाई? इसका जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि जो आपका सर्किट के लिए जो स्विच आपका जो फ्यूज होता है वो क्या करता है, मेल्ट कर देता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट नहीं होता। ये तो हमें आता है। एन इलेक्ट्रिकल ओवन ऑफ रेटिंग 2 किलोवाट, और ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बार स्टार मार्क करो और फटाफट से देखो। देखो, एक इलेक्ट्रिकल ओवन है जिसको हमने रेट करा है कितना, 2 किलोवाट और 220 वोल्ट। यहां पर लिख लेता हूं, पावर है उसकी 2000 वॉट और उसका वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 220 वोल्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक सर्किट, अब उसे हम ऑपरेट कर रहे हैं, और जो हमारे पास जो करंट है ना, हमारी जो सप्लाई है घर की, उसके अंदर जो करंट है उसके अंदर है केवल और केवल 5 एम्पेयर का करंट। तो मेरे पास तो करंट है 5 एम्पेयर का। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट रिजल्ट वुड यू एक्सपेक्ट। अब ध्यान से देखना इन सवालों में क्या करना होता है, बड़ा ही सिंपल सा फिनोमिना है, एक बार सुन लो मेरी बात। देखो, ये हमें हीटर की रेटिंग दे रखी है। हीटर की रेटिंग से हमें क्या पता चलता है कि उस हीटर को कितने करंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हीटर जो होते हैं आपके जितने भी अप्लायंसेज हैं वो एक पर्टिकुलर करंट पे चलते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कितने करंट की आवश्यकता है। कैसे निकालेंगे, पावर का एक फॉर्मूला होता है, पावर का एक फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, पावर कितना है 2000, तो यहां पर लिख लेते हैं 2000 इज इक्वल्स टू वी कितना है 220 इंटू आई। तो आई की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगी 200/22, और ये रफली कितनी आ रही है, ये रफली कितनी आ रही है, एक बार बेटा इसको कैलकुलेट करके बताओ। मेरे हिसाब से 9 कुछ आएगी, 9 आ रही है, 9 आ रही है। ये आप रफली कैलकुलेट करोगे तो 9.09 एम्पेयर आपकी आएगी। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चल गया, इससे अभी अभी बात करूंगा बेटा, ये आखिरी सवाल है, सुन लो 2 मिनट है, सुन लो 2 मिनट, सुन लो ना मेरी बात। देखो, ये जो है इसकी करंट आ गई 9.09 एम्पियर। अब ये मेरे पास करंट है, और ऑलरेडी जो मेरे खुद के पास सर्किट में करंट है वो है 5 एम्पियर का। अब सुनो, हीटर को चाहिए ज्यादा करंट और मेरे पास उतनी करंट ही नहीं है, तो क्या होगा, फिनोमिना था एक जो कि हमने पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं ओवर लोडिंग। क्या बात है, अब चमक गया दिमाग में। अब ये सवाल अगर आएगा तो 80% से ज्यादा जनता इसको गलत करके आएगी, बट तुम सही करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ लिया है। ओवरलोडिंग यहां पर लिखकर आना है। अगर तुमने यहां पर बस इतना लिख के छोड़ देते तो नंबर कट जाते, क्योंकि यहां पर पूछा है व्हाट रिजल्ट वुड यू एक्सेप्ट, कैसा होगा, तो ओवरलोडिंग की कंडीशन बन जाएगी यहां पर बेटा। याद रखना, जब करंट कम होता है तो ओवरलोडिंग की जो आपकी कंडीशन होती है वो आपकी बन जाती है। यहां पर हमने सारे के सारे जो आपके 66 सवाल हैं वो कर लिए हैं। अब थोड़ा सा सुनो मेरी बात, है ना, आपसे थोड़ी बातचीत करनी है, अभी मत भागना, दिल से बोल रहा हूं, मेरी थोड़ी बात सुन के जाना। ठीक है, 1 मिनट बस पानी पी लो और मेरी बात सुनो। देखो यार, हमने ये जर्नी 4 दिन पहले शुरू करी। ठीक है, पहले दिन हम आए, पहले दिन हमने केमिस्ट्री करी, फिर फिजिक्स करी, फिर बायोलॉजी करी, और आज 66 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ये जर्नी तुम्हारे लिए टफ थी, मुझे पता है, मेरे लिए टफ थी, बिल्कुल सच है, बट इस जर्नी में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। एंड ट्रस्ट रखना पड़ेगा तुम्हें खुद पे कि ये जो तुम्हारा एग्जाम है ये तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा, ये तुम्हें भरोसा रखना पड़ेगा। अगर तुम आज के समय पर ये सोच के एग्जाम में जाओगे कि यार भैया पढ़ तो लिया है बट यार क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्जाम बिगड़ जाएगा। खुद पे एक भरोसा हमें रखना पड़ेगा, खुद से हमें शीशे में खड़े होकर ये बोलना पड़ेगा कि ये एग्जाम मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा। ये जब हम बोलेंगे ना तब जाकर वो अंदर से आग आएगी यार, ये हमें बोलना पड़ेगा। तुम्हारे लिए 4 दिन पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत से काम करा, और कल फिर करूंगा 5 बजे, और फिर कल एक बार पूरी साइंस के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जो एक एक जो आपके पेपर में आने वाले हैं वो सब कुछ फटाफट से रिवाइज कर लेंगे 1.5 घंटे के अंदर। ये भी मैं आपके लिए कर दूंगा यार। मुझे पता है मैं आज रात को सो नहीं पाऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि कंटेंट में और ये सब करने में मुझे 4 तो बज ही जाएंगे, 5 बजे आप सभी की क्लास लेनी है, मुझे पता है मैं नहीं सो पाऊंगा, बट आप प्लीज सो जाना क्योंकि आपका पेपर है।
ठीक है, आपका पेपर है। अब मुझे आपसे एक चीज बोलनी है कि यार ये जर्नी हमारी बहुत प्यारी थी, एंड एक चीज याद रखना कि आप जब कल अपना पेपर देकर आओ, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको फॉर्म दिखेगा, मीटअप वाला फॉर्म नहीं, एक दूसरा फॉर्म है, जिसमें कि आप जब पेपर देकर आओ तो अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है आपको, और आपको बताना है कि आपका पेपर कैसा गया, आपका एग्जाम कैसा गया, और ये जो आपने मैराथन देखी क्या इससे सच में मदद हुई, ऑनेस्ट रिव्यू आपको अपना उसमें डालना है। वो मैं क्यों मांग रहा हूं, मैं इसलिए मांग रहा हूं ताकि यार जो हमने मेहनत करी है ना ये पिछले 4 दिन, ये हमें मैं देख पाऊं यार तुम सबको कि यार देख रहे हो कि स्टूडेंट्स को सच में इससे मदद मिल पाई, और जब एग्जाम में सवाल आए और जब तुम वीडियो बनाओगे कि यार हाँ भैया आए थे सवाल, आपने बताया था इंपॉर्टेंट है, तो वो जो फॉर्म है वो आपको मिलेगा कल जब आप पेपर देकर आओ। एक वीडियो खुद की बनानी है और उसमें बोलना है कि ठीक है यार बस छोटी सी वीडियो 30 सेकंड्स की, जिसमें कि आप बोलो कि जो भी है कि पेपर जैसा भी आपका पेपर गया उस समय पर, वो आप, मुझे पता है अच्छा ही जाएगा बट जैसा भी गया वो आपको वहां पर रिकॉर्ड करके उस पर अपलोड कर देना है। बस उससे क्या होगा, बस मैं आपको देख पाऊंगा और वो वीडियो शायद चैनल्स पे भी मैं अपने इधर डाल पाऊंगा, और जो हमने मेहनत करी है उसका एक छोटा सा रिवॉर्ड होगा ये मेरे लिए। ठीक है, तो इतना आपको करने के लिए कह रहा हूं। बाकी चीज एक चीज याद रखना, आज टाइम पे सोना है, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है बेटा आज। ठीक है, आज बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है, फोन वोन बाद में चला लेंगे, कुछ और चीजें बाद में कर लेंगे। आज नींद लेनी जरूरी है क्योंकि कल सुबह हमें फिर से 5 बजे उठना है दोस्त। वो 5 बजे तब उठ पाओगे जब तुम आज 10 बजे सोओगे। मुझे पता है आधे बच्चे सोच रहे होंगे भैया हम तो वो नींद नहीं लेंगे, हम तो ना क्या करेंगे, हम तो बिना जगह मतलब उठ के जाएंगे पेपर देने। सबसे बेकार आइडिया, सबसे बेकार आइडिया है रात भर जगना। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम में ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, और जितनी मेहनत 3 दिन में करिए सब वेस्ट हो जाएगी। तो प्लीज आज सो जाना, आज नींद लो, सुबह उठो, सुबह रिवाइज करेंगे एंड पेपर अच्छा जाएगा। ट्रस्ट रखो मेरे पे भी और खुद पे भी। और आपकी जर्नी कैसी गई ये जो 4 दिन थे वो आप जरूर, क्योंकि कल सुबह तो टाइम नहीं होगा, कल सुबह तुम्हें भागना पड़ेगा, बस मैं ऑल द बेस्ट बोलूंगा और सब कुछ पढ़ाऊंगा। आज इस कमेंट, इस वीडियो के खत्म होते जो कमेंट होते हैं उसमें आप जरूर लिखना कि ये 4 दिन आपके कैसे थे। मेरे तो बहुत बेहतरीन थे, और आगे भी मैं आपको यही मिलूंगा एसएसटी की स्ट्रैटेजी के साथ, मैथ की स्ट्रैटेजी के साथ, और आईटी के लिए आपके लिए नोट्स भी लेकर आऊंगा जो आईटी के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सारी चीजें आपके लिए रहेंगी यहां पर। एंड ऑन दिस नोट, साइंस को हमने स्वाहा कर दिया है और कल तुम मचा कर आने वाले हो। सुन लो मेरी बात, पास आ जाओ, सुनो सुनो, साइंस को तुम कल फोड़ के आने वाले हो। और आज कमेंट डाल देना कि साइंस फोड़ेंगे, और सच में फोड़ने वाले हो। और एक साइंस की मेरी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी की एक वीडियो डाली थी, अगर वो नहीं देखी वो देख लेना, क्योंकि उसमें क्या है कुछ मैंने प्रेजेंटेशन टिप्स बताई हैं, वो देख के चले जाना। थोड़े बहुत क्या होगा कि नंबर उससे इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर हमने लगातार नए नए रिकॉर्ड बनाए, एंड शुक्रिया एवरीवन इतना प्यार देने के लिए। कल फिर मिलेंगे सुबह, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल एक टीचर को इतना प्यार देने के लिए। शुक्रिया। चलिए, टेक केयर, बाय।